कल्टिवेशन का सफर एक ऐसा राज जो हर कोई समझता है कि सिर्फ खूबसूरत है, चमकते चेहरे, बेहिसाब ताकत और अमर होने का सपना, यही तो देखा है सबने, पर जो कोई नहीं देखता वो है इसका भयानक चेहरा, एक ऐसी हकीकत जिसमें सिर्फ दुख, दर्द और मौत है। नली भी इस चमक धमक से आकर्षित होकर इस दलदल में फंस गया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये सफर सिर्फ एक सपना ही नहीं, एक कब्रिस्तान भी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक दुश्मन है, वो है उसकी अपनी जिंदगी, जो कि हनली को निगलने के लिए तैयार बैठी थी। पर हनली किसी भी कीमत पर नाकामी को नहीं करना चाहता था। तो क्या वो गॉड बनने का ये सफर पूरा भी कर पाएगा या नहीं? दोस्तों, ये कहानी शुरू में थोड़ी सी स्लो है, लेकिन अगर एक बार आपने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट देख ली तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलो अब चलकर हनली के इस मोर्टल टू इमोर्टल जर्नी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें स्टार ओशन पर मौजूद एक छोटा सा टापू दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो हनली अपने मन की फ्रेंड के साथ शिकार करने आ गया था। वो आते ही वहाँ मौजूद फ्लावर पर एक लिक्विड पो करता है, जिससे वो फ्लावर खिल गया था। साथ ही उसने वहां के टिलों पर फ्लैक्स भी सेट किए जो कारी में तब्दील होने वाले थे। अब उस फ्लावर की खुशबू से 7वीं रैंक वाला डेमोनिक भी सांगली की तरफ खींचा चला रहा था। तो हनली अपने मन की फ्रेंड से कहता है कि फिलहाल के लिए तुम छुप जाओ, ये बीस्ट बहुत खतरनाक है। तो छोटू सा मन की तुरंत ही वहां से ही भाग जाता है। अब हनली उस बीस्ट को अपने एकदम नजदीक आने देता है और फिर उसने तुरंत ही वहां पर एक बहुत ही बड़ा फ्लैग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। वो डेमोनिक बीस्ट उसे क्रॉस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो फॉर्मेशन उसे बाहर जाने से रोकता है। और फिर हनले ने उस डेमोनिक बीस्ट पर फायर बॉल से हमला करके वो नीचे आ गया था। उसे लगता है कि वो बीस्ट अब मर चुका होगा, मगर वो बीस्ट तो जिंदा था। वो हनली पर चिल्ला के उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद वो बीस्ट अपना वेपन, जिसे नेपच्यून बीस्ट कहा जाता था, उसे बाहर निकाल लेता है। इधर हनली भी अपनी तलवार लेके तैयार था और फिर इन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। हनली उस बीस्ट के हर एक अटैक को डॉज करके उसे यहाँ से वहां भगा रहा था, जिससे वो बीस्ट बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वह हनली पर अपनी डेमोनिक वेव का यूज करके अटैक कर रहा था, मगर हनली इस अटैक से जैसे तैसे ही बच जाता है। और अब अटैक करने की बारी हनली की थी। वो था उस टेक्निक का यूज करके उस बीस पर अटैक कर देता है, मगर उस बीस की खाल इतनी मजबूत थी कि हनली की सर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। और अब सही मौका देख के ही हनली उसकी गर्दन पर सवार हो जाता है। उसने अपनी सोर उसकी गर्दन में घसा दी थी, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद उस बीस ने हनली को दूर कर दिया था। और अब इसी दरमियान हनली उस बीस के एक हाथ पर वार कर देता है। वे ये हाथ की शील्ड थी, जो काटने की वजह से वो बीस जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर उसका दर्द ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि उस बीस में रीजन मेक करने की पावर्स थी। तो तुरंत ही एक नया हाथ बना लेता है, मगर इस बार वो हनली पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। हनली को पता है कि अब यहाँ से भागना ही सह रहेगा, तो तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। साथ ही वो ट्रैपिंग आरी का यूज करके उस बीज को कैद कर देता है, लेकिन उसने अपने नेपच्यून वेपन से उस आरी को ब्रेक कर दिया। तब तक नली उसके लिए एक और पावरफुल अटैक के साथ रेडी था। उस पर हजारों फायर बॉल से हमला कर उसे घायल कर देता है, जिसके बाद वो अपने सभी सोर्ड को मिला देता है। इसे जॉइंट सोर्ड टेक्निक कहा जाता है। अब नली इसी का यूज करके उस पर फाइनल अटैक कर देता है और इसी के चलते उस बीस का काम तमाम हो गया था। अब उस बीस के मरते ही नली उसकी डेमोनिक पिल को कलेक्ट कर लेता है। साथ ही उसका मन की फ्रेंड भी अब वापस आ गया था। हनली उससे कहता है कि आज का चांद देखो, ये कितना खूबसूरत है, हमने बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा चांद देखा है। और अब हमें 200 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम यंग हनली को देखते हैं। उसके घर पर चोरी होने की वजह से खाने के लिए घर में एक अनाज का दाना भी नहीं था। हनली के पेरेंट्स कहते कि वल्फगैंग ने हमारा सब कुछ लूट लिया, पता नहीं अब हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारा छोड़ो, हनली का क्या होगा। तभी हनली की मदर कहती कि 7 मिस्ट्री से एक डिसाइल की भर्ती कर रहा है, तो आप उसमें ज्वाइन करो। मगर उसके फादर कह रहे थे कि हनली अब बड़ा हो चुका है, तो हमने उसे वहां पर भर्ती के लिए भेज देना चाहिए। अगर वो हमारे साथ रहा तो भूखमरी का शिकार होगा, लेकिन अगर वो सेक्ट ज्वाइन करता है तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। साथ ही उसका सेक्ट हमें थोड़े बहुत पैसे भी देगा। मगर हनली की माँ उसे अपने से दूर भेजने के लिए तैयार नहीं थी। तभी हनली उससे कहता है कि मैं सेक्ट ज्वाइन करूंगा। तो अब ना चाहते हुए भी वो अपने माँ बाप से दूर से एक ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ता है। हनली जिस कैरेज में ट्रैवल कर रहा था उसमें 2 और बंदे थे, एक का नाम था जैक और दूसरा था लीफे। ये लोग हनली से काफी अच्छे से बात कर रहे थे, तो हनली भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील करने लगता है। अब कई दिनों का सफर तय करने के बाद ये लोग सेक में पहुंच जाते हैं। इन्हें रिसीव करने के लिए यान नाम का बंदा आया था, मगर वो आते ही इन लोगों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर बहुत बदबू है, सड़क छाप कुत्तों से ऐसे ही बदबू आएगी, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं। अब उसकी बातें सुनकर लीफ ने उस पर हमला कर दिया था, मगर वो बंदा ही उस पर भारी पड़ जाता है। ये देखकर जैन ने भी उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी थी और इस तरह से पीटते पटाते ये लोग 7 मिस्ट्री से 1 तक पहुंच जाते हैं। वहाँ के एल्ड में सबको बता रहे थे कि तुम सभी बहुत लकी हो, क्योंकि इस साल की परीक्षा बहुत आसान है। अगर तुम उसे
उसे पास कर पाए तो तुम हमारे डिसाइल बन जाओगे। क्या तुम लोगों को वो पिक नजर आ रहा है? वल इसी जगह पर अगर तुम दोपहर होने से पहले पहुंच जाओ तो समझ लो कि तुम पास हो गए हो। दरअसल इस पिक को बोन रिफाइन इनक्लिफ कहा जाता था, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर मौजूद है। तो अब इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग बड़ी तेजी से भाग रहे थे। हनली और उसके दोस्त ने जंगल का रास्ता ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया था, मगर अब उन्हें एक पहाड़ पर क्लाइंब करना था और मुसीबतें यहीं से शुरू होने वाली थी। जैंग हनली को बताता है कि भाई तुम आगे चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। तो हनली ने भी उस पहाड़ पर क्लाइंब करना शुरू कर दिया। वहां पर ढेर सारे और भी लोग थे। उसमें से एक बंदा हनली को नीचे गिराने की कोशिश करता है, मगर हनली अपनी रोक नहीं छोड़ता। ये लोग पिक के काफी करीब आ गए थे, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए थे, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। और ये सब देखकर जैंग काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसने आज तक ऐसे घिनौने लोग नहीं देखे थे। अब नली ने भी उस पहाड़ को जैसे तैसे क्लाइंब कर लिया। वहां पर लीफ ही मौजूद था और थोड़ी देर में जैंग भी वहां पर आ जाता है, मगर ये लोग वहां से आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि पिक पर जाने वाले रास्ते में कुछ लड़के मौजूद थे जो इन्हें आगे जाने से रोकने लगते हैं। लीफी तो इन सब से गिव अप कर देता है, मगर हनली हार मानने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि हम दूसरे वाले रास्ते से ऊपर जाएंगे, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा स्टीफ था। तो हनली अपने दोस्तों से कहता है कि यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तो यह है कि एक समस्या को ट्राई करें। तो भांगली और जैंग उस रास्ते से निकल पड़ते हैं। वो दोनों अपनी पीठ से पीठ मिलाकर ऊपर जा रहे थे। उनकी बहादुरी देख के सब के लीडर वांग और एल्डमे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, लेकिन तभी कंटेस्ट का वक्त खत्म हो जाता है। एल्डमे कहते हैं कि इन दोनों की सारी मेहनत जाया हो गई, लेकिन सेक लीडर वांग इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि ये दोनों काफी मेहनती है, इसलिए हमने कभी कभार सेक के रूल्स को तोड़ना चाहिए। लेकिन एल्डमे उन्हें समझाते हैं कि जब हम वल्फ गैंग के साथ बैटल करेंगे तब हमें पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों मेहनती तो है, लेकिन पावरफुल नहीं। तो सेक मास्टर वांग अपना फैसला बदल देते हैं। उन्होंने एग्जाम खत्म होने की अनाउंसमेंट कर दी थी। इस एग्जाम में 9 डिसाइल्स को सिलेक्ट किया गया था। तब तक ये दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वांग कहते कि एग्जाम अब खत्म हो चुका है। तुम में से कुछ लोग मंजिल के बहुत करीब थे, लेकिन इतना काफी नहीं। आगे चल के बहुत ही खतरनाक जंग हमारा इंतजार कर रही है, तो हम ऐसे लोगों को मौका नहीं दे सकते। लेकिन हारे हुए लोगों ने अपनी उम्मीद खोनी नहीं चाहिए। तुम अगले साल फिर से कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर उयान है, इसने लगातार 3 साल कोशिश की और अब ये हमारा डिसाइल बन चुका है। इधर हनली और जैंग की पहाड़ को क्लाइंब करके हालत खराब हो चुकी थी, मगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो नाकाम हो जाते हैं। और तभी वहां पर डॉक्टर मो आ जाते हैं। वो हनली और जम को बुला रहे थे। वो कह रहे थे कि फिलहाल मेरे पास डिसाइल्स की कमी है और ये दोनों मुझे काफी पसंद आए। भले ही इन लोगों ने टेस्ट पास नहीं की, मगर ये बहुत क्लोज थे, इसलिए मैं उन्हें एक मौका देना चाहता हूँ। इसमें वांग भी तुरंत अग्री हो जाती है। तो एल्डरमैन लोगों को बताते हैं कि आज से डॉक्टर मो तुम्हारे मास्टर हैं। ये सुन के तो हनली और जैंग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। अब डॉक्टर मो उन्हें डिवाइन पाम वैली लेके आते हैं। ये वैली जन्नत जैसी खूबसूरत थी और यहाँ पर बस ये तीनों ही रहते थे। साथ ही कल्टीवेशन करने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। अब यहाँ से हनली और जैंग की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया था। हनली बताता कि डॉक्टर मो हमें खास कल्टीवेशन मेथड सिखा रहे हैं ताकि हम अपनी बॉडीज को एनहेंस कर पाए। वेल इस मेथड को सीखने में बहुत समय लगने वाला था, मगर डॉक्टर मो बताते हैं कि एलिक्स का यूज करके इसे तेजी से सीखा जा सकता है। अब एलिक्स बनाने के लिए रेयर हब्स की जरूरत थी, तो डॉक्टर मो उन्हें हब्स की जानकारी देना शुरू करते हैं। वो कह रहे थे कि फॉर्मूला मैच करने के लिए सही हब को पहचानना आना चाहिए, साथ ही इन पौधों को मैच होना भी जरूरी था। वो बताती है कि कुछ पौधे 100 सालों के होने के बाद ही हम उन्हें यूज कर सकते हैं। साथ ही एलिक्सर बनाते वक्त मेजरमेंट भी एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इस तरह से इन लोगों के एलिक्सर बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई थी। साथ ही डॉक्टर मो ने उन्हें पढ़ना लिखना भी दिखा दिया था। ये लोग मिलकर खाना पकाते और पौधों का ख्याल रखते थे। समय के साथ साथ हनली और जैंग की दोस्ती भी गहरी हो गई और फिर थोड़े ही दिनों में हनली फॉरेस्ट स्प्रिंग स्किल की 0 स्टेज पर पहुंच जाता है, यानी कि यहां से उसकी मेरिडियन ओपन हो गई थी। इतना ही नहीं, जब भी डॉक्टर मो हाल डिसाइल्स का इलाज करते तब हनली और जैंग उनकी हेल्प किया करते थे, जिस वजह से उनका मेडिसिन का नॉलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इसी दरमियान उन्हें पता चला कि उनके सीनियर मो लंबे अरसे से बीमार है। एक रात तो उनकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो वो इन्हें माउंटेन से एक रेयर हर्ब लाने के लिए बता देते हैं। तो अगले ही दिन ये लोग माउंटेन पर पहुंच चुके थे, लेकिन जिस हर्ब की इन्हें तलाश थी वह चट्टानों की दरारों में उगा करता था, जिस वजह से जैंग रस्सी को पकड़ लेता है और हनली नीचे उतर के उस हर्ब को कलेक्ट कर लेता है। और अब वापस ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि जैंग को तो वुल्फ गैंग के लोगों ने पकड़ के रखा था। वो जैंग की पिटाई करते हैं, तो हनले उनसे कह रहा था कि हम बस 2 लोग हैं, इसलिए तुम हमें परेशान कर रहे हो। जिस पर जियाब नाम का बंदा कह रहा था कि अगर तुम्हें
ऐसा लगता है तो चलो फिर 1-on-1 मेरा मुकाबला करो, देखते हैं तुम में कितना दम है। इतना कहकर उसने हनली की पिटाई करना शुरू कर दी थी। हनली भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है मगर जिबो ने उसका हाथ मरोड़ दिया। वो कह रहा था, लड़के तुम तो बहुत बहादुर हो, देखते हैं कि तुम्हारा हाथ तोड़ने के बाद तुम्हें कितनी बहादुरी बाकी रहेगी। अब वो उसका हाथ तोड़ने वाला था मगर तभी वहां पर इनका पुराना दोस्त लीफी आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी हरकत देख के मुझे फील हो रहा है कि तुम्हें सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। जिस पर जियाब वो कहता है कि अभी तू है कौन और यहाँ आके बकबक क्यों कर रहा है। तो लीफी जवाब देता है कि मैं यहाँ तुम्हें पीटने आया हूँ, तो चलो अब अपने बाप का मुकाबला करो। ये सुनकर वो सभी लोग एक साथ उस पर हमला करने चले जाते हैं मगर लीफ अकेला ही उन पर भारी पड़ गया था। उसने 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही उन लोगों को धूल चटा दी, लेकिन जियाब का नंबर आना अभी तक बाकी था। वो लीफ को खत्म करने की कोशिश करता है मगर फाइनली उसका भी अपने साथियों जैसा ही अंजाम हो गया था। तो वो सभी धूम दबा के वहां से भागने लगते हैं। लीफ उनसे कह रहा था कि अगर से हमारे सेक में पाँव भी रखा तो तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब लीफ को इतना पावरफुल देख के उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैंने इस साल का एग्जाम पास करके 2nd प्लेस हासिल की है मगर लीफ एक ही सांस फूल रही थी और उसे बहुत ज्यादा खांसी भी आने लगती है, जो कि हनली को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अब लीफ तुरंत ही उन्हें बाय बोलकर वहां से ही चला जाता है। नली अपने दोस्त से कह रहा था कि इसकी पावर्स तो बहुत बढ़ चुकी है मगर इसके साथ कोई ना कोई मसला जरूर है। जिसके बाद ये लोग भी वापस जा रहे थे। इधर लीफ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है तो वो वहीं पर गिर जाता है। इधर हनली भी उसके लिए काफी परेशान था। वो जैंग से कहता है कि तुम अब लेके घर चले जाओ, मैं लीफ से मिलके आता हूँ। तो जैंग वहां से घर जाता है और हनली सीधा लीफ के पास पहुंच चुका था। वो तुरंत ही अपनी नीडल्स का यूज करके उसे चेक करता है मगर तभी उसकी नजर लीफ नहीं पकड़े हुई बोतल पर जाती है। वो तुरंत ही समझ गया था कि सैंस एक्सट्रैक्शन पिल है। तो वो लीफ ऐसे ही कहता है कि तुमने इन्हीं पिल की मदद से अपनी पावर्स बढ़ाकर एग्जाम को पास किया। लीफ है ये पिल कंज्यूम करने के बाद तुम्हारी पावर और स्पीड तो बढ़ जाती है मगर वो इतनी ही तेजी से तुम्हारी एनर्जी को भी खत्म कर देती है। ये ड्रग एक एडिक्शन है जिसके बगैर तुम रह नहीं पाओगे। नली तो अपने दोस्त पर बहुत ज्यादा गुस्सा था मगर फिर भी लीफ ही एक पिल कंज्यूम करके उठ जाता है। वो कह रहा था कि मेरे भाई प्लीज इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, यह बात बस हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। मुझे बताए कि मैंने सब गलत किया और मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ मगर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तो हनली कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हारी इस पेन को कम कर सकता हूं। अब अगले सीन में हमें वल्फगैंग का बेस दिखाया जाता है जहां पर वल्फगैंग का लीडर अपने लोगों को डांट रहा था। वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे एक कहानी सुनाई मगर उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि तुम सेट में घुस गए और वहां तुम्हारा सामना 30 डिसाइल से हो गया, और इस कहानी का दूसरा वर्जन ये है कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर उस वैली में पाँव रखा और फिर एक अनजान बंदे ने तुम्हारे पीछे से लात मार के तुम्हें वहां से भगा दिया। दरअसल वल्फगैंग के लीडर का नाम था टियन लंग। जियाब से कहता है कि अगर तुम मेरे भांजे नहीं होते तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हें लात मार के यहाँ से भगा दिया होता। चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं अपना इरादा बदल दूंगा। तो जियाब के दोस्त उसे तुरंत ही वहाँ से दूर लेके जाते हैं। अब वहाँ मौजूद एक बंदा कह रहा था कि घबराओ मत, इस इंसिडेंट से कुछ नहीं होगा और ना ही इसका असर हमारे आगे की प्लानिंग पर होगा। वही दूसरी तरफ डॉक्टर मोह कह रहे थे कि तुम दोनों लगभग 1 साल से मेरे साथ हो, तो चलो अब तुमने अभी तक क्या सीखा ये चेक करेंगे। वो देखते कि जैन ने तो कोई प्रोग्रेस नहीं की जिससे वो बहुत डिस्पे थे मगर जब वो हनली की ची पावर को चेक करते हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो कहते जैंग हनली ने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है मगर तुम तो जैसे के वैसे हो। तो जैंग उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा था कि मास्टर प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकाले। तो मास्टर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास कल्टिवेशन मेथड है, मेरे ख्याल से वो तुम्हें ज्यादा सूट करेगी। तो अब डॉक्टर मोह से कड़ी मेहनत कराना स्टार्ट कर देते हैं। उसने जल्दी ही आर्मर्ड एलिफेंट स्किल को मास्टर कर लिया था मगर हनली से बस मेडिटेशन करवाया जा रहा था और अब हमें सीधे 3 सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है। मास्टर जैंग की इम्प्रूवमेंट से बहुत खुश थे, साथ ही उन्होंने हनली के लिए ढेर सारे एलिजर बना लिए जिससे उसकी कल्टिवेशन बेस इम्प्रूव होगी। मास्टर कहते कि मेरी हेल्थ बहुत तकलीफ दे रही है इसलिए मुझे हब्स कलेक्ट करने जाना पड़ेगा, तब तक तुम दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिसके बाद मास्टर वहां से ही चले जाते हैं। हनली हमें बता रहा था कि मैंने लिफी के सीक्रेट को सीक्रेट रखा और उसकी पेन को कम करने के लिए मैंने उसके लिए मेडिसिन बनाई जिससे वो मेरा काफी अच्छा दोस्त बन गया। साथियों हमसे मिलने के लिए हमेशा आता रहता है। जैंग ने अभी तक जितने भी मूव को प्रैक्टिस किया है वो उन सभी को लीफ के साथ स्टडी करता है जिस वजह से जैंग के पावर्स में अब काफी हद तक इजाफा हो रहा है। कभी कभार तो लीफ यही पर भी भारी पड़ जाता है और फिर एक दिन लीफ यही हनली से कह रहा था कि भाई एक बात मेरी समझ नहीं आ रही, आखिर डॉक्टर मोह ने तुम्हें फाइटिंग स्किल क्यों नहीं सिखाई। जिस पर हनली बताता है कि उन्होंने मुझे फाइटिंग स्किल के बजाय मेडिकल की स्किल सिखाई। जिस पर
लीफ ही कह रहा था कि हाँ यार ये भी सही है, अगर वोल्फगैंग ने तुम पर हमला किया तो तुम अपने मेडिसिन बॉक्स से उनका सिर फोड़ सकते हो। ये सुन के तो हनली और जैंग की हंसी छूट जाती है, जिसके बाद जैंग कहता है कि मैं हूं ना, मैं हनली को प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर लीफ कहता है हाँ भाई तुम अभी के लिए उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, मगर आगे क्या, तुम हमेशा तो उसके साथ नहीं रह पाओगे, और इसीलिए तो कहा जाता है कि दूसरों का मोहताज होने से बेहतर है खुद ही पावरफुल बन जाओ। इस बात से हनली और जैंग दोनों भी एग्री थे, मगर हनली खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। वो कहता है कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है, यहाँ पर काफी शांति है, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहन की बहुत याद आती है। देखो उसने मुझे एक तोहफा दिया था जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। जिस पर लीफ कह रहा था कि हाँ यार हमें पता है, उस दिन जब हम सेक की तरफ जा रहे थे तब तुम्हारी सिस्टर हनली के रो रो के तुम्हें पुकार रही थी। दरअसल वो हनली को चिढ़ा रहा था। अब ये लोग जैंग को उसकी बहनों के बारे में पूछ रहे थे तो बताता है कि मेरी बहनें तो बहुत खतरनाक हैं, उन्होंने बचपन से ही मुझे बहुत परेशान किया। इनफैक्ट मेरे आंखों पर जो चोट है वो भी उन्हीं की निशानी है, इसलिए मैं घर पर किसी को भी मिस नहीं करता। मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ पर तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आर्मर्ड एलिफेंट स्किल को ऑलमोस्ट मास्टर कर लिया, इसीलिए अब मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, और किस्मत से मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त है, तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अब हनली और जैंग की लाइफ डिवाइन वाले में काफी अच्छे से गुजर रही थी। वो उन्हें एलिक्सर बनाना सिखा रहे थे, लेकिन वो हनली को सिर्फ फॉरएवर स्प्रिंग स्किल को प्रैक्टिस करने बोलते हैं, जिस वजह से कभी कभार हनली को उन पर शक भी होता था क्या आखिर वो उसे फाइटिंग स्किल क्यों नहीं सिखाते, मगर फिर वो अपने दोस्तों के साथ अपना गम भूल जाता। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब सा सपना आया जिसमें उसे एक एलिक्सर की बोतल नजर आती है और फिर उस बोतल में कहीं से ग्रीन लिक्विड भरा जा रहा था। लेकिन ये सपना पूरा हो पाए इससे पहले ही खिड़की की आवाज से हनली की नींद खुल जाती है। अब वो उस विंडो को क्लोज करने चला जाता है, मगर उसे थोड़ी दूरी पर वही ग्रीन बोतल नजर आ रही थी जो उसने अभी अभी सपने में देखी थी। तो हनली उस रोशनी को फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। वो बोतल एक पेड़ के रूट के पास रखी हुई थी, तो हनली तुरंत ही उसे कलेक्ट करके घर की ओर भागने लगता है। वो सीधे जैंग के रूम में चला गया था, मगर जैंग तो वहां पर था ही नहीं, और अब अचानक से तूफान आ जाता है। हनली सोच रहा था कि इतनी तेज बारिश और तूफान में उसका दोस्त कहाँ गया होगा, इसलिए वो उसे जंगल में ढूंढने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो किसी बंदे को फॉलो कर रहा था। तूफान की वजह से उसे हनली की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वही हनली अपने दोस्त को इधर उधर ही ढूंढ रहा था और तभी वो फिसल के ही गिर जाता है। उसके सामने एक बड़ पड़ा हुआ था, साथ ही वह के पेड़ पर ताजे खून के निशान थे। नली तो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, और अब हमें सीधे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। नली अभी भी अपने दोस्त के टेंशन में था, और तभी वो देखता है कि उसके मास्टर वो घर पे वापस आ गए हैं। वो उन्हें बता रहा था कि शायद जैंग को कुछ हो गया है। वो अब उन्हें बीर दिखाने ही वाला था, मगर तभी डॉक्टर मो कहती कि हाँ मुझे पता है, दरअसल जैंग अपने घर वापस चला गया। वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता था, इसीलिए वो बिना बताए यहाँ से भाग गया। मगर हनली को पता था कि जैंग अपनी फैमिली को बिल्कुल भी मिस नहीं करता था, लेकिन वो सीनियर के सामने खामोश था। डॉक्टर मो उससे कह रही थी कि अब ये बंदा भी हमारे साथ रहेगा, ये आयरन स्लेव है, इसका काम है हमें प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद वो हनली की प्रोग्रेस चेक करते हैं, और उसी वक्त हनली की नजर उनके ब्रेसलेट पर पड़ती है। उसमें से एक बीड मिसिंग था, तो हनली तुरंत ही अपने पास रखा हुआ बैग छुपा लेता है। वो कहता है सॉरी मास्टर, जब आप यहाँ पर नहीं थे तब मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। ये सुन के डॉक्टर मू काफी डिस्पे थे, जिसके बाद वो कहते कि हनली चलो ये बताओ कि मेरी एज कितनी होगी। जिस पर हनली कहता है कि शायद आप 70 साल से ऊपर होंगे। तो डॉक्टर मू कहते हैं ना तुम गलत हो, मैं सिर्फ 37 का हूँ। ये सुन के तो हनली के होश ही उड़ गए थे। जिसके बाद डॉक्टर मोह उसे अपनी कहानी बताते हैं। वो कह रहे थे कि कुछ सालों पहले की बात है, शिव कंट्री के सभी लोगों को मेरा नाम पता था। मेरा पूरा नाम है मोजूरेन, और मुझे घोस्ट हैंड के नाम से भी जाना जाता था। अच्छे या बुरे कोई भी फैक्शंस मुझसे पंगा लेने से डरते थे, क्योंकि जो भी मेरे रास्ते में आता मेरा घोस्ट हैंड उसे खत्म कर देता। मगर फिर एक दुश्मन ने मुझे चालबाजी से पर्दे दिया। उस वक्त मैं मरने ही वाला था, लेकिन मेरी मेडिकल स्किल ने मेरी जान बचाई। हालांकि मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं जवानी में ही बुढ़ा दिखने लगा। मेरे रिकवरी का बस एक ही रास्ता है, जो कि है मेरे मेरिडियंस को अनलॉक करना। लेकिन ये काम बस वही बंदा कर सकता है जिसके पास फॉरएवर स्प्रिंग स्किल हो। मैंने 100 से भी ज्यादा बच्चों को स्किल सिखाने की कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी मेरी बॉडी के अंदर मौजूद ची को मूव नहीं कर पाया, सिवाय तुम्हें खुद ऊपर वाले ने ही मेरी मदद करने भेजा है। मगर 3 सालों से प्रैक्टिस करके भी तुम 4थे लेवल पर पहुंच नहीं पाए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए हब ढूंढने चला गया, और मेरा मुकाबला मेरे पुराने दुश्मन से हो गया। उसके साथ फाइट में मैं और ज्यादा घायल हो चुका हूँ, और अब मेरे पास बस 1 साल का वक्त बचा है। जिस पर हनली कह रहा था कि मास्टर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ।
मगर अभी तक मैं इसे मास्टर नहीं कर पाया। तो डॉक्टर मू उससे कहते कि इस वाटर को कंज्यूम करो, इससे तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दरअसल ये एक पॉइजन है, इसे पीने के बाद तुम्हारे पास भी मेरे जैसे 1 साल का ही वक्त रहेगा। अगर इस 1 साल में तुम मुझे केयर कर पाए तो मैं तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगा, और अगर नहीं तो फिर तुम भी मेरे साथ मारे जाओगी। ये सब सुनकर हनली काफी डर गया था। वो कहता है मास्टर मैं कोई जहर नहीं पीने वाला, जिस पर डॉक्टर मो कहता है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और तभी वो आयरन स्लेव हनली को पकड़ लेता है। डॉक्टर वो कह रहा था कि तुम मुझे बचा के ही जिंदा रह सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हारी मौत कंफर्म है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो बंली भी ना चाहते हुए वो ड्रिंक लेने के लिए मान जाता है। इस तरह से मास्टर ने अपने ही डिसाइल को जहर पिला दिया। वो कह रहा था कि अब हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, डूबे तो साथ ही डूब जाएंगे और अगर तैर गए तो फिर क्या ही कहने। जिसके बाद वो हनली को हब्स देकर एलिक्सर बनाने के लिए बताता है। तो हनली वो पैकेट लेकर वहां से जा ही रहा था, तभी डॉक्टर मो उससे कहता है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तभी मैं समझ गया कि तुम बहुत स्मार्ट हो, मगर हमेशा स्मार्ट रहना सही नहीं होता, क्योंकि शेर पर कोई ना कोई सवा शेर जरूर होता है। फिलहाल मैं वैली से बाहर जा रहा हूँ, मेरे वापस आने तक अच्छे से प्रैक्टिस करना। लेकिन हनली खामोशी से वहां से चला जाता है। वो काफी ज्यादा भड़का हुआ था। तो मो के वापस जाने के बाद वो अपनी बैकपैक करता है, मगर उसे पता था कि यहाँ से भाग के कोई फायदा नहीं होने वाला। बिना एंटीडोट के वो 1 साल के बाद सरवाइव नहीं कर पाएगा। साथ ही उसे ये भी डाउट था कि अगर उसने मो की मदद भी की तो पता नहीं मो उसे एंटीडोट देगा या नहीं। इसीलिए हनली अपना एक बैकअप प्लान बनाना शुरू कर देता है। उसने एलिक्सर बनाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, जिससे वो फॉर स्प्रिंग स्किल की स्टेज 1 पर पहुंच गया था। लेकिन उसे अपने कल्टिवेशन लेवल को स्पीड अप करने के लिए हब्स की जरूरत थी, और उसके पास जो हब्स थे वो फुल्ली ग्रोन नहीं थे, जिस वजह से उनका यूज किया नहीं जा सकता था। और फिर उसे लीफी मिलने आ जाता है, उससे जैंक के बारे में पूछ रहा था। तो हनली उससे कहता है कि डॉक्टर मो ने मुझे बताया कि वो अपने घर वापस चला गया और अब डॉक्टर मो भी वापस चले गए हैं। लिफी उससे पूछ रहा था कि भाई तुम ठीक तो हो ना, मैंने आज तक तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। हनली चाहकर भी उसे कुछ भी बता नहीं सकता था, क्योंकि डॉक्टर मो के साथ पंगा लेने से लिफी की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। तो हनली उससे कहता है कि मेरे दोस्त क्या तुम मुझे अगले 6 महीनों में एडवांस कुंग-फू सिखा सकते हो। तो लीफ यही बताता है कि 6 महीने में एडवांस कुंग-फू सीखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारे पास इंटरनल पावर नहीं है। ये सुन के हनली निराश हो गया था। अब लीफ उससे कहता है कि भाई तुम्हें अचानक से कुंग-फू में इतनी दिलचस्पी कहां से आ गई। जिस तरह कह रहा था कि यार फाइट सीखने में क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे कभी भी काम आ सकती है। तो लीफ है कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बेसिक किताबें ढूंढता हूं, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखो। अब रात के समय हनले ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, इसीलिए उस ग्रीन बोतल को चेक करता है। वो कहता है कि मैंने कई बार इसे ओपन करने की कोशिश की, मगर ये बोतल खुली नहीं, और आज चांद की रोशनी में तुरंत ही ओपन हो गई। उसे याद आता है कि सपने में उसने ढेर सारे पौधों को तेजी से ग्रो होते हुए देखा था। तो वो वहां मौजूद छोटे से पौधे के रूट्स में इसका एक ड्रॉप डाल देता है, ताकि वो लिक्विड पॉइजन से है या फिर सेफ है इसे ही चेक किया जाए। जिसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह जब हनली की आंख खुली तभी वो देखता है कि वो पौधा तो बहुत बड़ा हो चुका था। वैसे भी हनली के पास एलिक्सर बनाने के लिए ज्यादा मैच हब्स नहीं थे, तो वो अपना एक सीक्रेट गार्डन बना लेता है। उसने पानी में उस पोशन को मिलाकर वही पानी पौधों को दे दिया, जिससे वो हब्स बड़ी तेजी से ग्रो हो रहे थे, और फिर उन्हीं का यूज करके हनली ने ढेर सारे लग्जर्स बना लिए। वो उन्हीं का यूज करके 3rd लेवल पर पहुंच चुका था। लीफ भी उसके लिए कुछ किताबें लेके आता है, ताकि उनकी पढ़ाई करके हनली कुंग-फू के बेसिक सीख पाए। हनली को उसमें ब्लिंकिंग सोर्ड टेक्निक बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जिस पर लीफ ही कहता है कि अरे ये सबसे लो लेवल की टेक्निक है, खैर ये किताब ही रख लो और साथ ही मेरा टाइगर भी रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। मगर हनली तो बुक पढ़ने में इतना बिजी था कि उसे थैंक यू भी नहीं बोलता। लीफ उससे कहता है कि यार एटलीस्ट थैंक्स तो बोल ही सकते थे तुम, मगर हनली तो उस किताब में ही खो गया था। तो लीफ ही परेशान होकर वहां से ही चला जाता है। अब हनली ने ब्लिंकिंग सर्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। शुरू में तो वो बस गिरते ही जा रहा था, लेकिन 6 महीनों के अंदर ही उसने काफी हद तक इम्प्रूवमेंट कर ली थी। वो अब डेली एलिक्सर कंज्यूम करके प्रैक्टिस करता, और इस तरह से वो फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की 4थी लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे उसके सुनने की पावर्स काफी हद तक बढ़ गई थी, और इसी के चलते वो 2 लोगों की बातें छुपकर सुन लेता है। दरअसल ये वुयान और जियाब है। हनली को उनकी बातों से पता चलता है कि वुयान वल्फगैंग का जासूस है, तो जल्दी से अपने दोस्त ली फेई को खबर भिजवा देता है। अभी एक दिन सैक की कैरेजेस जंगल से गुजर रही थी, तभी उन पर ब्लड वल्फगैंग हमला कर देती है। उन्होंने कई सारे डिसाइल्स को खत्म कर दिया था, मगर फिर लीफ और उसके साथी कैरेज से बाहर आके वल्फगैंग वालों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। इस बैटल में ली ने भी हिस्सा लिया था। वह अब फाइटिंग स्किल में काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था, और अब हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। हनली अब फॉरएवर स्प्रिंग
स्किल की छठी लेवल पर पहुंच चुका था, जिससे उसकी नज़र बहुत तेज हो गई थी। साथ ही वो मार्शल आर्ट की शिफ्टिंग स्मोक टेक्निक को भी प्रैक्टिस करता है, इससे उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और अब प्रैक्टिस खत्म करके हनली घर चला जाता है। वो देखता है कि डॉक्टर माँ घर वापस आ गया है और वो उसी का इंतजार कर रहा था। वो एज यूजुअल उसकी कल्टीवेशन चेक करने आया था, मगर हनली उससे एंटीडोट की मांग करता है। हनली उससे कह रहा था कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, मगर बिना एंटीडोट के मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये सुनकर मो ने तुरंत ही उसे एंटीडोट दे दिया, जिसे कंज्यूम करने के बाद हनली उसके सामने जाके बैठ जाता है। इस बार मो उसकी ची पावर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था और तभी हनली उस पर डैगर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मो उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। वो कहता है कि शायद तुमने मेरे पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, और तभी हनली वहां पर स्मोक का ब्लास्ट करके उस धुएं के आड़ में छुप गया था। तो मो दरवाजा लगाते हुए कह रहा था कि तुम्हारी टूची ट्रिक्स का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तभी नली दोबारा से उस पर कूद जाता है। वो मो को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मो उसे तगड़ी टक्कर देता है और फाइनली मो ने उसे कबर्ड के नीचे दबा दिया। उसे लग रहा था कि नली अब हार मान लेगा, मगर नहीं, हनली हार नहीं मानता और इसी के दरमियान मो ने डेमोनिक सिल्वर हैंड का यूज करके हनली पर अटैक कर दिया, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इस अटैक में हनली बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो देखता है कि वो उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से डोर ओपन करके मो की आंखों पर डायरेक्शन लाइट गिरा देता है। इससे मो कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो गया था और तब तक नली ने उस पे पॉइजन डैगर से अटैक कर दिया। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ मेरा दोस्त जैन कहाँ पर है, तो वो उससे कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुमने तो अभी तक समझ जाना चाहिए था कि वो कहाँ पर है। और तभी आयरन स्लेव आके उस पे एक पंच मार के हनली को नॉकआउट कर देता है। जब हनली की आंख खुली तब वो एक अलग ही जगह पर था। वो वहां पर एक बॉक्स ओपन कर देता है जिसमें 7 डॉगर्स रखे हुए थे। दरअसल डॉक्टर M7 घोस्ट सोल डिवॉवर आर्ट का यूज करके खुद को हील करने वाला था, जिसके बाद वो खुद के बॉडी में ऊर्जा को घुसा देता है। नली तो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर गया था। अब उन डैगर में से 7 घोस्ट बाहर निकल कर हनली की बॉडी में चले जाते हैं, जिससे हनली बेहोश हो गया था। अब वो आयरन स्लेव को भी बाहर भेज देता है। इधर हनली की सोल एक जगह ट्रैप हो गई थी और एक खतरनाक सरपेंट उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस टेक्निक को सोल रिप्लेसमेंट कहा जाता है, मगर हनली उस नेक के साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि मो को पता ही नहीं कि हनली की कल्टिवेशन मो से भी हाई लेवल की हो चुकी है। और इस तरह से वो मो की सल को खत्म करके होश में आ जाता है। वो देखता है कि मो इस रिचुअल में मारा गया, मगर मो ने मरने के बावजूद भी अपना काम कर दिया था। उसने डेमोनिक सिल्वर हैंड का यूज करके हनली को पॉइजन दे दिया। तो हनली उस कमरे में एंटीडोट ढूंढने लगता है। उसे वहां पर एक संदूक मिल जाता है जिसमें एक टेक्निक, एक बिल और फॉर स्प्रिंग स्किल की बुक थी। उस बुक को पढ़ के हनली समझ गया था कि ये कोई आम मेथड नहीं बल्कि मोर्टालिटी कल्टिवेशन की मेथड है। तो हनली वो संदूक लेकर से भागने लगता है, मगर तभी आयरन स्लेव उस पर अटैक करने आ गया था। नली उसके अटैक को डॉज करके कह रहा था कि अब मो मर चुका है, इसीलिए तुम्हें उसकी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं, मगर वो स्लेव उसकी एक नहीं सुनता। उसने हनली को पकड़कर दीवार पर दे मारा, जिस वजह से वह रखे हुई बेल नीचे गिर जाती है और बेल के बस सुनते ही उस स्लेव अपना अटैक रोक देता है। नली ये देखकर समझ जाता है कि इस बंदे को बेल से काबू किया जा सकता है, जिसके बाद वो उसका नकाब हटा देता है। बेल ये कोई और नहीं बल्कि हनली का दोस्त जैन था। हनली तो उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर जैन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो हनली संदूक में मिली हुई टेक्निक को चेक करता है और इससे उसे पता चला कि जैन को ह्यूमन पपेट में बदल दिया है। उसके अंदर कोई भी फीलिंग, सोल या स्पिरिट नहीं थी। ये सब देखकर हनली बहुत ज्यादा मायूस था, क्योंकि उसके प्यारे दोस्त को बस अब एक बेल की रिंग से ही कंट्रोल किया जा सकता है। बस हनली को उसका मास्टर बनने के लिए अपना खून उसकी आंखों पर लगाना था। तो जैन को अपने पास रखने के लिए अपना हाथ काट के ब्लड उसकी आंखों पर लगा देता है, जिससे से जैन अब हनली के कंट्रोल में आ गया था। वो कह रहा था कि मेरा दोस्त जैन तो जा चुका है, लेकिन मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा। जिसके बाद वो जैन के पास रखा हुआ लेटर पढ़ने लगता है। दरअसल ये लेटर मो ने मरने से पहले हान के लिए लिखा था। उस लेटर में वो कहता है कि नली, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ और मैंने तुम्हें डेमोनिक सिल्वर हैंड से पॉइजन कर दिया, लेकिन ये पॉइजन सन जेड से निकाला जाएगा। बस तुम्हें लेटर लेके जी आयन सिटी चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे घर मो मिशन में जाना होगा। ये लेटर तुम मेरी वाइफ को दे दो और वो तुम्हें सजेद दे देगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसकी शर्तों को पूरा करना होगा। नली, मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी को भी मेरी साइड एक्सप्लेन नहीं की। मैंने जो भी किया उसकी पनिशमेंट मुझे मिल चुकी है। इसमें मेरी बीवी और बच्ची की कोई गलती नहीं, इसीलिए तुम मेरा गुस्सा उन पर मत उतारना। देखो, लाइफ बहुत छोटी है, हम इमॉर्टल्स जैसे इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। हम मोर्टल्स मोर्टल के आगे कुछ भी नहीं। तो हनली, मेरे लिए तुम्हें दुनिया देखो, इस खूबसूरत दुनिया के मजे उठाओ। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। नली बता रहा था कि मो मेरी बॉडी पर
कब्जा करना चाहता था, लेकिन मेरी कल्टिवेशन हाई थी जिस वजह से वो अपने मंसूबों में फेल हो गया। मगर मैं ये बात मानता हूँ कि उसी ने मुझे मोर्टालिटी की राह पर चलने के लिए मोटिवेट किया। अब कहानी फिर से पास में चली जाती है। हनली ने मुंह को माफ करके उसे एक प्रॉपर फ्यूनरल दे दिया, जिसके बाद वो मोह की स्टडी में रखी हुई सारी किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। उसने कई सारी मेथड्स का यूज भी किया, मगर फिर भी वो एंटीडोट तैयार नहीं कर पा रहा था। हालांकि इसी दरमियान उसने कई सारे नए नए एलिक्स इजाद किए जिनका यूज वो कभी ना कभी कर लेगा। मोह के मरने के बाद हनली 7 मिस्टेक का डॉक्टर बन गया था। इसी दरमियान वल्फगैंग के अटैक्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो हनली घायलों की मदद करते हुए एक बात रियलाइज करता है कि मोर्टल्स की लाइफ की कोई गारंटी नहीं। और अब हमें जीआई सिटी में मौजूद मोमैशन दिखाया जाता है, जहां पर 2 सर्वेंट्स मोह की डॉटर को तोहफे लाके दे देते हैं। दरअसल ये तोहफे उसके सगाई के थे। इस लड़की का नाम मोरिया था। अब सर्वेंट के वहां से जाने के बाद वो बहुत रो रही थी। वो अपने फादर से कह रही थी कि पापा आप कहां पर हो, आपने मेरी शादी एक अनजान शख्स के साथ तय कर दी। उस बंदे को तो मैं जानती भी नहीं, आपने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर हनली डिवाइन वाले में ही प्रैक्टिस कर रहा था। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हनली को कई सारे न्यू टेक्निक्स की नॉलेज मिल गई थी और वो अब फॉरएवर स्प्रिंग स्किल के 8वीं लेवल पर पहुंच चुका था, जिसे इंपीरियल फ्लाइंग टेक्निक भी कहा जाता है। साथ ही उसने ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक को भी मास्टर कर लिया। इसी के साथ फायर बॉल टेक्निक भी थी जिसका वो सही से यूज करना सीख गया था। हनली जितना कल्ट में आगे गया उतना ही उसे समझ आया कि मोर्टल लोग मोर्टल्स को किसी कीड़े से कम नहीं समझते। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वुल्फगैंग ने 7 मिस्ट्रेस सेक पर हमला कर दिया, तो वो भी अपने दोस्त लीफे के लिए तलवार उठा लेता है। रास्ते में उसे घायल बंदा मिल गया था। वो बताता है कि लीफ और उसके साथी पहाड़ पर पहरा दे रहे थे, मगर तभी वुल्फगैंग ने उन पर हमला कर दिया। नलिए सुनकर तुरंत ही अपने दोस्त की मदद करने पर जाता है, मगर लीफ उस पीक पर मौजूद नहीं था। हालांकि वहां पर वुल्फगैंग के कुछ मेंबर्स थे जिनसे गैंग अकेले ही निपट रहा था, लेकिन वुल्फगैंग के वॉरियर्स कम होने का नाम नहीं लेते, तो हनली भी अपनी बेहतरीन तलवारबाजी से उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सनसेट पिक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पूरी तबाही मची हुई थी। एल्डमे अपने डिसाइल के साथ मिलकर वुल्फगैंग का मुकाबला कर रहे थे और इस बार तो वुल्फगैंग का लीडर भी जंग में उतर गया। एल्डमे देखते कि वुल्फगैंग के लोग तादाद में बहुत ज्यादा है और इनके तो कई सारे डिसाइल्स भी मर चुके थे, तो ये लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन डिनलंग ने तो ठान ली था कि आज की रात 7 मिस्टर सब की आखिरी रात होगी। इधर से केहिब भी तबाही देख रहे थे। ओके टेटियन लंग, इस बार तो तुमने हद पार कर दी। इधर लीफ एक अलग ही पिक पर था जहां पर वुल्फगैंग के लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और अब इनमें हमें खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। लीफे ने अपने तलवारबाजी के दम पर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया था, मगर तभी वहां पर और लोग पहुंच जाते हैं। लीफे अकेला ही उनसे फाइट कर रहा था और इसी दरमियान एक बंदे ने उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उसे लात मार के बाहर दूर फेंक देता है। इसी चक्कर में लीफ पहाड़ से नीचे गिरने वाला था, मगर उस समय रहती चोटी को पकड़ लेता है। अब वो लोग उसे खत्म करने ही वाले थे कि तभी उन पर पीछे से अटैक हो जाता है। उन सभी को एक ही सेकंड के अंदर खत्म कर दिया था और ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो हनली था। अब वो अपने दोस्त को ऊपर खींच के उसके घाव चेक करता है, मगर लीफ दोबारा से फाइट करने जा रहा था, तो हनली उससे रोकने लगता है। क्योंकि लीफ बुरी तरह से घायल था, तो लीफ ही उसे बताता है कि हमारे सभी लोगों की जान खतरे में है, तो मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसीलिए अब हनली भी उसके साथ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वुल्फगैंग ने सेक में तबाही मचा के रखी थी। उन्होंने ना जाने कितने ही डिसाइल्स को खत्म कर दिया और तभी वहां की जमीन शेक होने लगती है। थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया था। अब टियन लंग एल्डर वान से कह रहा था कि मेरे दोस्त, हमें मिलकर तो जमाना हो गया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। चलो अब हमारी सालों पुरानी दुश्मनी को आज खत्म कर देते हैं। जिस पर वान कह रहे थे कि ठीक है, चलो आज इसका फैसला किया जाएगा। तो टियन लंग उनसे कहता है कि अगर तुम लोग सरेंडर कर दो तो शायद बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। तो एल्डर वांग उसे बताते हैं कि तुम जहां पर खड़े हो ये सनसेट पिक है, एक ज्वालामुखी पर बनाया गया है। हमारे शक के सातव लीडर ली के पास डिवाइन पावर्स थी, जिसकी मदद से उन्होंने इस माउंटेन के नीचे एक ट्रिगर बनाया। अगर उस ट्रिगर को हल्का भी पुश किया जाए तो ये पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इससे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भूकंप आएगा और हम सभी यहीं पर गाड़े जाएंगे। मगर टियन लंग को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो गौर से यकीन दिलाने के लिए ट्रिगर को थोड़ा सा पुश करवाते हैं, जिससे वो जमीन दोबारा से शेक हो रही थी। तो अब टिन लंग को यकीन हो जाता है। वो कह रहा था, वांग अब तो हम सभी एक ही नाव में सवार हैं, हम में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। जिस पर वांग कहते कि इस जंग को खत्म करने का एक और रास्ता है, हम ड्यूल चैलेंज कर सकते हैं, हम दोनों एक डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो टियन लंग भी इसमें राजी हो गया था। इधर लीफ हनली से कहता है कि वुल्फगैंग हम पर भारी पड़ गई, इसीलिए हमारे लीडर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। वह बस हमारे डिसाइल्स को बचाना चाहते हैं, मगर पता नहीं कि टियन लंग कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर खरा
उतरेगा। अब बल्डर वांग सबको बताते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर वुल्फगैंग का लीडर हार जाता है तो वो अपनी गैंग को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, और अगर हम हार गए तो हम सभी को उनके आगे सरेंडर करना होगा। तो अब इन दोनों की तरफ से एक एक वॉरियर सामने आ जाता है। सेवन मिस्टर एक की तरफ से मास्टर चैंग सामने आ गए थे। नली बताता है कि ये बंदा मार्शल आर्ट में बेस्ट है और ये हमारे एल्डमे के मास्टर है, शायद यही हमारे एल्डर वांग की आखिरी उम्मीद है। इधर टियन लंग की तरफ से एक बोना सामने आ गया था। हनली को इस बंदे में कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी और अब मास्टर चांग अपनी सोर्ड से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, मगर वो बोना उनके हर एक अटैक को डज करके उनके सोर्ड पर खड़ा हो गया था। ये देखकर तो चांग थोड़े से हैरान थे। अब वो तुरंत ही उस पर स्लैश अटैक कर देते हैं, मगर उस बोने ने तुरंत ही एक गोल्डन बेल शील्ड बना दी जो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। ये देखकर सब लोग समझ गए थे कि शायद ये बंदा इमोर्टल होगा। इधर चांग उसकी बेल पर लगातार अटैक कर रहे थे, वही हनली उस बंदे की कल्टिवेशन लेवल को जान चुका था। ओबोना महज थर्ड लेवल पर था, यानी कि हनली से भी कम स्टेज पर था। इधर ओबोना एल्डर चांग को बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो फ्लाइंग सोर्ड से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर चांग यह सेवा जंप लगा के उसके अटैक से बचते जा रहे थे, लेकिन वो सोर्ड तो उनके पीछे ही पड़ गई थी। इधर हनली समझ जाता है कि इस बोने ने फ्लाइंग सोर्ड टेलिस्मान का यूज किया है और फाइनली उस बोने ने एल्डर चांग को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो सभी को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था। इनफैक्ट उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड भी इन लोगों को डराने के लिए रिलीज कर दी थी, मगर हनली उसे कहा ये डरने वाला था। वो तुरंत ही उस कॉलेज मान को अपने पाँव से पकड़ लेता है। अब वह मौजूद सभी लोग हनली की पावर्स देखकर थोड़ा सा शॉक हो गए थे, क्योंकि सभी को बस यही लगता था कि हनली बस एक डॉक्टर है। इधर वो ना हनली को ग्रीट करके बताता है कि वो चिन लिंग का डिसाइल है। वो कह रहा था कि तुम एक पावरफुल कल्टिवेटर हो और इस सेक से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तो क्यों ना तुम हमसे हाथ मिला लो। देखो, अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो हमारे उल्फ के लीडर तुम्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड देंगे। जिस पर हनली कहता है कि आप तो मुझसे पहली बार मिले हो, मगर फिर भी मुझे रिवॉर्ड देने का सोच रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वुल्फगैंग के साथ हाथ मिलाने को तैयार हूँ। खैर, आपका ही टली जमान रख लीजिए। तो बोना तुरंत ही अपनी शील्ड हटाकर बाहर आ जाता है, मगर ये तो हनली की एक चाल थी, वो तुरंत ही उसे ब्लास्ट कर देता है। दरअसल वो बोना एक डेविल था जो आग लगते ही ब्लास्ट हो जाता है। अब हनली टन लंग से कहता है कि जल्दी से अपने लोग लेके यहाँ से दफा हो जाओ, मगर वो अपने दर्द से मुकर गया था। वो कह रहा था कि मैं तुम लोगों को मारने आया था, तो ऐसे खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ। जिसके बाद वहां पर दोबारा से फाइट शुरू हो गई थी। वुल्फगैंग ने इन लोगों पर तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हनली देखता है कि टियन लंग की वजह से कई सारे लोग मारे गए हैं। वो कहता है टन लंग, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, एक तो तुम खुद को मार दो या फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, चाहे कोई भी ऑप्शन चुनो, आज तो तुम्हें मरना ही होगा। जिस पर टन लंग कहता है कि मैं थर्ड ऑप्शन चुनता हूँ, मैं खुद ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो सीधा नली पर अटैक करने चला जाता है, मगर हनली तुरंत ही पीछे ही हट चुका था। टीन लंग उससे इधर उधर ढूंढ रहा था और तभी हनली फ्लाई करते हुए आके उसकी गर्दन दबोचकर उसे जमीन पर पटक देता है। उसने एक ही झटके में टन लंग का काम तमाम कर दिया था। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उन सभी को हनली से डर लग रहा था। इनफैक्ट उसके सेक के लोग ही उसका ये रूप देख के डर गए थे। अब अगले दिन नली लीफ से मिलने जाता है। सबसे पहला तो उसकी इंजरी चेक कर रहा था, मगर लीफ उससे पूछता है कि भाई तो कल्टीवेटर कब बन गए। जिस पर हनली कह रहा था कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले जैसा था वैसा ही हूँ। इस बात पर लीफ ही कहता है कि हाँ यार, तुम में तो जरा सा भी घमंड नहीं है। जिसके बाद वो जैंग के बारे में पूछ रहा था तो हनली उसे झूठ बोलता है। वो कह रहा था कि जैंग अपने घर जा चुका है और वो वहां पर काफी खुश भी है। जिसके बाद वो लिफी को एनर्जी रिस्टोर एलिक्सर और एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल के असर को स्प्रे करने का फॉर्मूला दे देता है। ये सब देखकर लीफे ही समझ गया था कि नले अब वह से ही जाने वाला है, जिससे वो काफी मायूस हो गया था। हनली उसे बताता है कि पिछली रात यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद में यहाँ पर नहीं रह सकता। जिस पर ली फील कह रहा था कि तुमने दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुमने हम सबकी जान बचाई है, तुम हमेशा मेरे खास दोस्त रहोगे। ये सब सुनकर हनली भी अब इमोशनल हो गया था। ओके तलीफी, तुमने ये दागर मुझे दिया था और ये मेरे लिए गुड लक लेके आया, लेकिन आज मैं ये तुम्हें वापस कर रहा हूँ इस उम्मीद में कि तुम ही मेरी निशानी समझ के अपने पास रखोगे। चलो अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो अपने दोस्त उसके गले लग जाता है। वो अब काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, इसीलिए वो जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है। लीफ उससे कह रहा था कि मेरे दोस्तों, तुम बस कल्टिवेशन पर फोकस करो और तुम्हारी फैमिली का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। तो इस तरह से हनली अपनी कल्टिवेशन की जर्नी पर निकल पड़ा था। वो जैन को भी अपने साथ ले जाता है, जिसके एक साइड में इमोर्टल और दूसरी साइड पर येलो मैजिक वैली लिखा हुआ था। नली को डाउट था कि इस टोकन में कोई सीक्रेट है, इसलिए वो उसे अपने पास संभाल कर रख देता है। अब ये लोग डॉक्टर मो के शहर पहुंच गए थे। वहां पर हम डॉक्टर मो की लड़की को देखते हैं जो ना चाहते हुए भी रेडी हो रही थी। नली एक होटल के रूम से उस पर
नजर रखे हुए था और तभी वहां पर एक वेटर आ जाता है, साथ ही वहां से बारात भी गुजर रही थी। तो हनली उस वेटर से कहता है कि शायद मो फैमिली में किसी की शादी है। तो बंदा उसी पूरी हिस्ट्री ही बताने लगता है। वो कह रहा था कि आपने मो जर्नन तो सुना ही होगा, लोग उसे घोस्ट हंट के नाम से भी जानते थे। वो लगभग 10 साल पहले गायब हो गया था, मगर उसकी फैमिली अभी भी यहीं पर रहती है और उनकी ढेर सारी प्रॉपर्टी है जिससे कई लोग हासिल करना चाहते थे और आज उन्हीं में से एक बंदा वो प्रॉपर्टी अपनी बनाएगा। दरअसल इसे लेजू नाम की बड़ी गैंग सपोर्ट करती है और उसी का फायदा उठा के वो मुजुरनपुर की बहुत खूबसूरत है सिटी के सारे जवान लड़के उस पर मरते हैं। मगर ये बंदा ऊ जियान मिंगिस ने क्लेम किया था कि वो मोजुरेन का सबसे लास्ट डिसाइल है। उसके पास मोजुरेन के लिखी हुई विल थी, उसमें मो ने लिखा था कि जो भी मेरा लास्ट डिसाइल होगा उसी के साथ रियान की शादी होगी और साथ ही उसी बंदे को उनकी सारी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। और सच बताओ ना तो मुझे इस कमीने पर रुपए रब का भरोसा नहीं है, लेकिन इसे काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, इसलिए मैं कुछ भी बोल नहीं सकता। हनली समझ गया था कि दुल्हा तो बस मौके का फायदा उठा रहा है। वो डॉक्टर मो की बेटी और उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। हनली कह रहा था कि शायद ये बात डॉक्टर मो ने पहले ही प्रिडिक्ट की होगी और इसीलिए उसने मुझे यहाँ आने के लिए बोला था। एक बात तो माननी पड़ेगी कि डॉक्टर मो को मुझे कैसे ऑर्डर देना है ये अच्छे से पता था। वो मरने के बावजूद भी मुझसे काम करवा रहे हैं। इधर वो जियान मिंग रात के समय रियान के कमरे में घुस जाता है, उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तब रियान उससे कहती कि तुम बस हमारी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो, तुमने मेरे माँ को तो उल्लू बना दिया लेकिन मुझे नहीं बना सकते। जिस पर वो जियान मिंग कह रहा था कि तुमसे शादी करके मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रॉपर्टी को सेफ रख सकता हूँ, मगर रियान उसके काबू में नहीं आ रही थी, इसलिए वो उस पर हाथ उठाता है। वो कह रहा था कि तुम और तुम्हारा ये मेंशन मेरा है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और तभी वहां पर हनली हट जाता है। वो कह रहा था किसी और का तो पता नहीं हाँ, मगर मैं तुम्हें जरूर रोकूंगा। जिसके बाद हनली जैन को उस पर हमला करने भेज देता है। जैन ने तो जाते ही उसे चौक करना शुरू कर दिया था। हनली उससे कहता है कि जाके तुम्हारी गैंग को बता दो कि मैं उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो मो फैमिली को परेशान करे। और रही बात आखिरी डिसाइल की, तो उनका लास्ट डिसाइल तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। ये सुन के रियान थोड़ी सी शॉक हो गई थी। जिसके बाद हनली को मो की बीवी के सामने पेश किया जाता है। वो हनली से कह रही थी कि अगर तुम मेरे हस्बैंड के लास्ट डिसाइल हो इसका मतलब मुझे तुम्हें सनजैद देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे इस बारे में पहले ही बताया था और शायद तुम हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने आए हो। लेकिन तभी मो की बीवी उसे केज में ट्रैप कर देती है। रियान उससे पूछती है कि माँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इस बंदे ने मेरी इज्जत बचाई है। जिस पर वो कहती हाँ लेकिन इसने तुम्हारे बाप को भी मारा है। उस जैद से ये डेमोनिक सिल्वर हैंड के पॉइजन को रिमूव करना चाहता है। जिसके बाद वो कहती कि हनली तुमने मेरे हस्बैंड को मार दिया तो बताओ मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। जिस पर हनली कहता है कि ये सब मैंने खुद को बचाने के लिए गया था, आपके हस्बैंड मेरी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करके मेरी बॉडी को पोजेस करना चाहते थी। जिस पर वो कहती कि तुम उन्हें घायल भी कर सकते थे, आखिर जान से मारने की क्या जरूरत थी। तो हनली उसे बताता है कि मैंने उन्हें नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही खुद को मार दिया। मगर हनली की बीवी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो हनली उससे कहता है कि अगर कोई पहाड़ से कूद जाए तो क्या आप उसकी मौत का जिम्मेदार उस पहाड़ को मानोगी। जिस पर वो कह रही थी कि शायद ये बातें भी तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने ही सिखाई होगी। हनली कहता नहीं, उन्होंने मुझे मेडिसिन का नॉलेज दिया जो कि मेरी जिंदगी भर काम। ये सुनकर वो थोड़ा सा शांत हो गई थी। वो कहती है बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो हनले उससे कहता है कि मुझे संजर दीजिए और मैं आपके मोह मेंशन को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करूंगा। तो तुरंत ही उस केज को हटा देती है। वो अपने बेटी से कह रही थी कि एक कल्टीवेटर है, हम इसे किसी भी केज में ज्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते। वैसे भी वो जियान मिंग को यहाँ से भगा के इस बंदे ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भले ही तुम्हारे फादर इसके साथ फाइट में मारे गए लेकिन इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं। तुम्हारे फादर इमोर्टल बनने के लिए पागल थे, वो हमें छोड़ के चले गए और उनके जाने के बाद मुझे लेंजो गैंग का सामना करना पड़ा। मैं हमेशा डर के मारे जीती आई हूँ। तो तुम्हारी फादर की मौत का मुझे ज्यादा दुख नहीं है, मेरे लिए तो 10 सालों पहले ही मर चुके थे। जिसके बाद वो हनली को बताती है कि बच्चे हमारी मो फैमिली के ढेर सारे दुश्मन हैं और हम माँ बेटी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी संजय दे दूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी और फिर ये मुंह मेंशन भी तुम्हारा हो जाएगा। ये सुन के रियान और हनली दोनों भी थोड़ा सा शॉक हो गए थे। तो हनली उनसे कहता है कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ, मैं आपकी बेटी को एक स्टेबल लाइफ नहीं दे सकता। और रही बात इस मिशन की हिफाजत की, तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, ये बंदा आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। जिसमें वो भी मान गई थी। अब अगले दिन नली ना चाहते हुए भी जैन को वहीं पर रुकने का हुक्म देता है। वो कह रहा था कि तुम्हें हमेशा इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। अब वो उसके हट निकाल कर और उसे कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें लेने वापस आ जाऊंगा। और फिर वो मायूस होकर वहां से जा ही रहा था, तभी रियान उससे मिलने आ जाती है। उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे पूछ रही थी कि अब तुम कहाँ जा रहे हो।
तो हनली उसे बताता है कि मैंने डिवाइन वैली में बहुत टाइम स्पेंड किया, वहां पर ज्यादा कल्टीवेटर्स नहीं थे, इसलिए मैं कल्टीवेटर्स की तलाश करूंगा ताकि मैं उनसे कुछ सीख पाऊं। तो रियान उसे बताती कि एक जगह है, उसे ग्रेट साउथ वैली कहा जाता है, मेरे फादर इमोर्टल्स की तलाश में अक्सर वहां जाया करते थे, तो तुम भी वो जगह ट्राई कर सकते हो। तो हनली उसे थैंक्स बोलकर उसे एक बुक देता है। वो कह रहा था कि ये बुक आपके फादर ने लिखी थी, इससे आप बहुत कुछ सीख सकती हो। उस बुक को देखकर रियान थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। नली उससे कहता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी दोबारा से ही मुलाकात होगी। इतना कहकर वो वहां से ही चला जाता है। अब हनली कई दिनों का सफर तय कर चुका था। संजय ने उसके पॉइजन को खत्म करके उसकी ताकत को बढ़ा दिया, जिससे अब वो फॉवर स्प्रिंग स्किल की 9वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो कई दिनों तक ग्रेट साउथ वैली की तलाश करता रहा, मगर वो उसे नहीं मिली और ऐसे ही वो एक टाउन में पहुंच जाता है। वहां का रास्ता उसे जाना मना लग रहा था। वेल इसी इलाके में नली का घर है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो घर जाके अपने फली को एक आखिरी बार देख के आएगा। और तभी रास्ते में उसे एक बंदा दिखता है, वो कुछ ही जस बेच रहा था। इस बंदे का नाम वान था। वो कहता है, देखो मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो भी तुम मेडिसिन को खरीद सकते हो, मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लेके तुम्हें लूटू नहीं। तभी एक बंदा आके उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो कहता है कि वाकई आप एक रियल इमोर्टल हो, आपने जो मेडिसिन मुझे दी थी उसने मेरी बीवी की जान बचाई। ये मेरे पास जिनसेंड हर्ब है, क्या आप इसे एक्सचेंज करके मुझे और थोड़ी दवा दे सकते हो? तो बंदा उसे अपनी सारी मेडिसिन दे देता है, हालांकि उस हर्ब की कीमत बहुत कम थी। हनली ये सब देखकर वान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। उसे ग्रीट करके ग्रेट साउथ वाली के बारे में पूछने लगता है, तो वान शब शान से ग्रीट करके बताता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, हम दोनों की मंजिल एक है, तो क्यों ना हम एक साथ ही वहां जाएं। ये सुनकर हनली थोड़ा सा सोच में पड़ गया था। तो वान उसे कहता है कि मेरे दोस्त, अगर तुम अकेले जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो हनली उसे बताता है कि यहाँ पर एक जगह है, मुझे थोड़ी देर के लिए वहां पर जाना होगा, अगर आप मेरे लिए रुक सकते हैं तो फिर आगे का सफर हम साथ में तय करेंगे। जिस पर वान भी मान गया था। रास्ते में हनली उसके रहम दिल नेचर की तारीफ करता है, वहीं पर वान भी उससे प्रेज कर रहा था, क्योंकि हनली ने बहुत ही कम एज में कल्टिवेशन स्टार्ट की थी। वान उससे कह रहा था कि हनली तुम्हारे पास स्पेशल स्पिरिचुअल रूट है, तो हनली उससे स्पिरिचुअल रूट्स के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वान कह रहा था कि स्पिरिचुअल रूट 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जो कि है अर्थ, गोल्ड, वुड, वाटर एंड फायर। मगर इसमें एक और खास कैटेगरी थी जिसे हेवनली स्पिरिचुअल रूट कहा जाता है। हनली को बताता है कि जिस भी बंदे के पास 4 एटेबल वाले स्पिरिचुअल रूट है वो कल्टिवेशन में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अब हनली उसे ची कंडेंसेशन के बारे में पूछ रहा था, तो वान उसे बताता है कि ची कंडेंसेशन कल्टिवेशन की पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, थर्ड एक कोर फॉर्मेशन और चौथी लेवल है नैसे सोल। मैंने सुना है कि इसके आगे भी एक रेलम है, उसे डेटी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। जिसके बाद वो हनले को लाइफ स्पैन के बारे में बताता है, जैसे कि मोर्टल्स आमतौर पर 100 सालों तक जी सकते हैं, लेकिन तुम अगर नैसे सो लेवल पर पहुंच गए तो तुम 1000 सालों से भी ज्यादा जी सकते हो। ये सुन के तो हनली बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और तभी इन लोगों को एक बारात नजर आती है, जिसे देखकर वान तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। दरअसल ये शादी किसी और की नहीं बल्कि हनली के सिस्टर की थी। वहां मौजूद लोग कह रहे थे कि इस लड़की का भाई 7 मिस्ट्रेस का कल्टिटर है, वो लड़का हर महीने इन्हें पैसे भेजता है। इधर हनली तो अपने बहन की डोली देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, वो अपनी मदर को भी देख रहा था। तो वान उससे कहता है कि भाई अगर तुम इन्हें जानते हो तो जाके बात कर लो। इसलिए हनली अपने घर की तरफ जाने लगता है। उसकी सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। एक लंबे अरसे पहले उनकी फैमिली काफी खुश थी, लेकिन वल्फ गैंग वालों ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। अब हनली खुद से ही बात कर रहा था। वो कहता है कि आप लोगों को हैप्पी देखकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन हम वो पुराने दिन वापस नहीं ला सकते, इसलिए मैं अब आपके सामने भी नहीं आना चाहता। मैंने आपके लिए लिक्सर रख दिया है, इससे आपकी एजेंट स्लो हो जाएगी। साथ ही मेरी अभी तक की सारी सेविंग यहाँ पर रख दी है, जो आप लोगों को काम आएगी। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर ने दिया हुआ ब्रेसलेट भी वहीं पर ही छोड़ देता है, ताकि वो ब्रेसलेट उसके सिस्टर की हिफाजत करे। नली कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपसे बिना मिले ही वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये सफर बहुत मुश्किल होगा और मैं आपका दिल दुखा के नहीं जाना चाहता। जिसके बाद वो रोते हुए वहाँ से ही चला जाता है। वंश और शन उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था, तो हाली उसे थैंक्स बोल के ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। वान उसे बता रहा था कि ग्रेट साउथ वैली में इमोर्टल असेंशन असेंबली होने वाली है, इसमें खासकर फ्री कल्टीवेटर्स ज्वाइन करते हैं। तो हन लीव से फ्री कल्टीवेटर्स के बारे में पूछने लगता है, तो वन कहता है कि ऐसे लोग जो किसी भी सेक का हिस्सा नहीं है उन्हें फ्री कल्टीवेटर्स कहा जाता है। वैसे हमारी शू कंट्री में टोटल 7 कल्टीवेशन सेक्ट है, जिनमें है मास्कमन सेक, येलो मेपल वैली, स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन, क्लियर वॉइड सेक, सेबर ट्रांसफॉर्मेशन डॉग, हेवनली, इंपीरियल फोर्ट्स और सबसे आखिर में आता है ग्रेट सोर्ड सेक। साथ इनमें कुछ
फैमिलीज भी आती है, जिनमें से एक है यान फैमिली, और बाकी फैमिलीज के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता। अब बातें करते करते ये लोग ग्रेट साउथ वैली के पास आ गए थे। वान बताता है कि वहां पर एक छोटा सा फॉर्मेशन है जिसे बादलों के बीच छुपाया गया है ताकि वहां पर मोटर्स ना जा पाए। ऑर्डिनरी लोग तो कभी भी उस वैली में नहीं जा सकते, लेकिन मुझे सब पता है। जिसके बाद ये लोग उस पहाड़ पर पहुंच गए थे। वहां पर बहुत ज्यादा धुंध थी जिसे देखकर हनली कंफ्यूज हो जाता है, मगर वान ने उसे पोर्टल के अंदर खींच लिया था और इस तरह से फाइनली हनली ग्रेट साउथ वैली में एंटर करता है। वहां पर पूरा का पूरा टाउन था। वान उसे बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी खरीदना है तो तुम स्पिरिचुअल स्टोन या फिर लेक्सर को एक्सचेंज करके शॉपिंग कर सकते हो। अभी लोग उस टाउन को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी हनली देखता है कि एक बंदे ने वान का बटवा चुरा लिया है, तो भी तुरंत ही उस बटवे को वापस चुरा लेता है। दरअसल इस बंदे का नाम जूजी था। उसे हो पिंगू नाम की बंदी पूछती है कि तुम्हारा बटवा कहाँ पर है। इधर नली वान को उसका बटवा वापस देते हुए कह रहा था कि भाई चोर तो यहाँ पर भी है। तभी चिंगवन नाम का बंदा बता रहा था कि जीव जियाई तो बस मजे के लिए चोरी करता है, वो सच में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वेल वो चोरी करके तुम्हारा स्टफ तुम्हें वापस लौटा देता। अब जियोसी हनली की तारीफ कर रहा था। वो कहता है भले ही तुम कल्टीवेशन में कुछ खास नहीं हो, मगर तुम्हारी नजर बहुत तेज है। जिसके बाद किंगवे इन दोनों से काफी अच्छे से बात कर रहा था। वो हनली को असेंबली में उनके साथ जाने के लिए कहता है, मगर हनली उसे पोलाइटली मना कर देता है। वो कह रहा था कि फिलहाल मुझे इस टाउन को एक्सप्लोर करना है, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलूंगा। दरअसल हनली को इन लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। डॉक्टर मो के साथ उसका जो एक्सपीरियंस था उसी से हाल ही बहुत ज्यादा समझदार हो गया था। जिसके बाद वो टाउन में घूमते हुए फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की बुक एलेजर दे के परचेज कर लेता है। डॉक्टर मो के पास जो बुक थी वो तो बस एक छोटा सा पोर्शन था, मगर अब हनली को एक कंप्लीट वर्जन मिल चुका था। जिसके बाद वो देखता है कि एक बंदी ब्रोकन मैजिक फ्रेगमेंट को सेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां मौजूद लोग उससे जानबूझ के तंग कर रहे थे। उस लड़की का नाम हान था और वो उस फ्रेगमेंट को 5 स्पिरिचुअल स्टोन में भेजना चाहती थी, मगर वो लोग उसे बस एक स्टोन देने के लिए तैयार थे। नली देखता है कि वो मैजिक फ्रेगमेंट चीजों को गायब कर सकता है, इसलिए वो तुरंत ही 2 गोल्डन एलजेस्ट की बोतल देकर उस मैजिकल फ्रेगमेंट को खरीद लेता है। लेकिन ये बात उस बंदे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जानबूझ के हनली के साथ झगड़े करना शुरू कर देता है। उसने तो हनली को मारने के लिए अपना वेपन भी बाहर निकाल लिया था, मगर तभी चाओ शियांग नाम की बंदी उसे रोक लेती है। वो कह रही थी, सीनियर यन सिंह, ये फ्रेगमेंट हमारे लिए इतना जरूरी नहीं, जल्दी ही एमिली स्टार्ट होने वाली है तो हमने उसी पर फोकस करना चाहिए। तो यनफिंग भी उसकी बात मान जाता है। वो हनली सी कह रहा था कि इस खूबसूरत लड़की की वजह से तुम बच गए, मगर हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। नली तो इस इंसिडेंट से थोड़ा सा शॉक था। उसे लगा नहीं था कि कल्टिवेशन की दुनिया में ऐसे कमीने लोग भी भरे पड़े हैं। जिसके बाद वो अकेले में आकर अपनी ग्रीन बोतल को बाहर निकाल लेता है। उस बोतल में सेंस ऑफ यूनिवर्स था और उसी की वजह से हनली लेवल अप कर पाया। अब वो तुरंत ही उस बोतल को मैजिकल फ्रेगमेंट में छुपा देता है। जिसके बाद वो वहां से जा ही रहा था कि तभी वो शॉप वाली बंदी हान उसके पास आ जाती है। वो हानली से कह रही थी कि मेरे पास आपके लिए एक और स्पेशल चीज है, शायद आपको ये पसंद आ जाए। जिसके बाद वो हनली को गोल्डन सिंसियरिटी ब्रश दिखाती है। इस ब्रश को 2 नंबर की रैंकिंग वाले डायमंड 20 के बालों का यूज करके बनाया गया था। इस ब्रश से टल्स मान लिखे जा सकते थे। तो हनली उसकी कीमत पूछता है, जिस पर हन बताती है कि इसकी कीमत है 2 बोतल एलिक्सर, मगर हनली कहता है नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। तो हान उसे एक टालिस्मन की बुक भी ऑफर करती है। ये हनली को काफी दिलचस्प लगी थी तो उसे भी परचेज कर लेता है। इधर वान अपने नए बने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उन लोगों ने उसे बता दिया था कि उसकी कल्टिवेशन बेस अच्छी होकर भी वो असेंबली के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकता। वो पिंगू उससे कह रही थी कि वह तुम अच्छी कंडेंसेशन के 7वीं रैंकिंग पर हो और 10 साल पहली जो असेंबली हुई थी उसमें 10 था और 11 था रैंकिंग वाले कल्टिवेटर्स भी मारे गए, इसलिए इस बार वो लोग ज्यादा सावधानी से काम ले रहे हैं। जब जीआई कह रहा था कि हर 10 सालों में असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें सभी राइजिंग स्टार और अच्छे सब के बंदे आते हैं। और रही बात हमारी, तो हम फ्री कल्टीवेटर्स हैं, हमारे पास ना ज्यादा स्किल है और ना ही मैजिक वे, तो हमें यहाँ पर कंप्लीट करने का भी चांस नहीं मिलेगा। मगर वान का मानना था कि फ्री कल्टीवेटर्स को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 7 सर के पास ही लेसेस होते हैं और बिना एलिक्सर के कल्टिवेट करना इम्पॉसिबल है। वो कह रहा था कि अगर हमें यहाँ पर एडमिशन नहीं मिली तो हम कल्टिवेशन की राह पर चल नहीं सकते। तभी किंगवेन बताता है कि एक और रास्ता है, अगर तुम्हारे पास इमोर्टल टोकन है तो तुम्हें आसानी से एडमिशन मिल जाएगी। इधर हनली दूर से ही उनकी सारी बातें सुन रहा था। वेल उसके पास भी एक इमोर्टल टोकन था, जिसे देखकर वो कह रहा था कि शायद इस बार मुझे गलती से बहुत बड़ा खजाना मिल गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यही फनली इमोर्टल असेंबली अटेंड करने पहुंच जाता है। वहां पर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स थे, साथ ही पूरे शू कंट्री के 7 सेक्टर्स भी डिसाइल को सिलेक्ट करने वहां पर आ चुके थे। सबसे पहले इन सभी कल्टीवेटर्स के स्पिरिचुअल रूट्स
को चेक किया जाएगा। जो भी इस टेस्ट को पास करेगा वो 7 सेक के लिए क्वालिफाई हो सकता था, जिसके बाद मार्शल आर्ट का भी एक राउंड होने वाला था और उसमें जीतने वाले बंदे को एडमिशन के साथ साथ एक खास रिवॉर्ड भी किया जाएगा। जिसके बाद वो एल्ड हवा में स्पिरिचुअल बॉलर्स को रिलीज करती है, जिसे होल्ड करने से इन लोगों के रूट्स के बारे में पता चलता था, मगर उस बॉल को होल्ड करने के लिए डिसाइल आपस में झगड़े करना शुरू कर देते हैं। हनली तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। जो काम प्यार मोहब्बत से भी हो सकता था, ये बेवकूफ लोग वहां पर भी अपनी पावर्स का महसूस कर रहे थे। अब उनमें से कुछ डिसाइल पास और कुछ फेल हो जाते हैं। वहीं पर यफ नाम का बंदा भी था जो जानबूझकर हनली को उकसाने की कोशिश करता है। वो कह रहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स बहुत ही ज्यादा वाहियात होंगे, मगर हनली उसके मुंह नहीं लगता। वो तो ये सोच के हैरान था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसे ऐसे नमूनों से भरा पड़ा है। अब हनली भी स्पिरिचुअल बॉल को होल्ड करता है, मगर उसके अंदर कई सारी कैटेगरी के रूट्स थे, जिस वजह से हनली इस टेस्ट में फेल हो गया। वहीं पर हम हान को देखते हैं जो हनली के सिलेक्ट ना होने पर मायूस हो गई थी, हालांकि वो इस परीक्षा में पास हो गई थी। अब वान शन हनली से कहता है कि हम दोनों भी फेल हो गए, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, मगर हमारे साथ भी कोई दुखी हो तो उसका गम देखकर हम खुद का गम भूल जाते हैं। मगर हनली तो इमोर्टल टोकन के बारे में ही सोच रहा था। वो दिल में ही कहता है कि शाओ शन, वो टोकन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास उसका जिक्र नहीं किया, मगर मैं इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। जिसके बाद मार्शल आर्ट के सेकंड राउंड के लिए लोग जमा हो गए थे। इस राउंड में जीतने वालों को खास एलिक्जर मिलने वाले थे। इतना ही नहीं, उन्हें स्पिरिचुअल स्टोन से भी नवाजा जाएगा। जो जितने ज्यादा राउंड जीतेगा उसे उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब अरीना में यान फैमिली का बंदा आ जाता है। शशन हनली को बता रहा था कि ये हमारी शू कंट्री की ग्रेट फैमिली में गिनी जाती है। इनकी कल्ट भले ही कमजोर हो, मगर यान फैमिली के पास काफी अच्छे मैजिक टूल्स और फॉर्मेशंस है, जिसके दम पर वो आसानी से जीत सकते हैं। और इसी वजह से आज के मैच में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और तभी यान फैमिली का अपन एंड रिंग में आ जाता है, मगर इस बंदे ने तुरंत ही अपना मैजिकल टूल यानी कि स्टार हैमर का यूज करके उस बंदे को शिकस्त दे दी। ये देखकर हनली को समझ आ गया था कि कल्टिवेशन बस स्पिरिचुअल रोड्स पर ही नहीं बल्कि मैजिकल टूल्स, टालिस्मान, फॉर्मेशन और एलिक्सर पर भी निर्भर करता है। अब अगला मैच यूनफिंग और एक बंदे के दरमियान था, लेकिन यूनफिंग ने तो उसे तुरंत ही हरा दिया। वो बंदा भी हार मान लेता है। वो कह रहा था कि मेरे पास ज्यादा स्किल नहीं है, इसलिए सीनियर प्लीज मुझे पक्ष दीजिए। मगर हनली देखता है कि यूनफिंग ने अपना वेपन निकाल लिया है, जिसके बाद यूनफिंग बड़ी बेरहमी से उस बंदे को घायल कर देता है। नली तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। यूनफिंग उसे देखकर एटीट्यूड दिखा रहा था, मगर हनली फिलहाल उसके साथ कोई पंगे नहीं लेना चाह जाता था। वो शवशान को बताता है कि मैं थोड़ा वॉक के लिए जा रहा हूँ और हाँ, उन फ्री कल्टीवेटर से थोड़ा सा संभाल कर रहना, मुझे वो लोग बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे, उन पर ज्यादा भरोसा मत करो। इतना कहकर हनली वहां से ही चला जाता है और तभी हम उन तीनों कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो शन को अकेला देखकर येवर स्माइल कर रहे थे। अब हनली घूमते घूमते जंगल में पहुंच जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ के फॉरएवर स्प्रिंग की बुक पढ़ रहा था। वो सोचता है कि यहाँ पर आने का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, अब मैं कल ही येलो मेपल वैली के लिए रवाना हो जाऊंगा, वहां मेरी किस्मत खुल जाए। मगर तभी वो देखता है कि वंशा शन भागते हुए जंगल में पहुंच चुका है। वो नीचे गिर गया था, जिस वजह से नली तुरंत ही जाकर उसे संभालने लगता है। शन उसे बता रहा था कि मेरे दोस्त, तुम उन तीनों लोगों के बारे में बिल्कुल सही थे, उन्होंने मेरे स्टोरेज बैग लूटने की कोशिश की और साथ ही मुझे पॉइजन दिया। तो हनली तुरंत ही अपनी नीडल से उसे चेक करता है। वो तो बहुत ही स्ट्रांग वाला पॉइजन था, जिससे शाओशन अपना दम तोड़ देता है। और तभी हनली को पिंको के हंसने की आवाज आ रही थी। वो कहती है कि तुम दोनों हमारे कभी ऐसे निशाने पर थे, चलो जल्दी से अपना सारा सामान हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। मगर हनली सामान देने से मना कर देता है। तो लोग कहते हैं ठीक है, फिर तुम भी शवशन से मिलने जहन्नम में चले जाना। जिसके बाद वो लोग हनली पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हनली भी कुछ कम नहीं था, उनके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। ये देखकर पिंगू अपने मिक्स्ड एनर्जी बीड को एक्टिवेट कर देती है। वो बीड एक साथ हनली पर अटैक कर रहे थे, मगर वो भी उन्हें डॉज कर लेता है और इसी चक्कर में हनली के पास मौजूद जैन की हेड भी गिर जाती है। नली के पास ये अपने दोस्त की आखिरी निशानी थी, जो कि अब खो गई, जिस वजह से नली भी अब गुस्सा हो गया था और अब उसने फ्लाइंग स्वर्ड का यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से वो जियोजी और पिंगू को बड़ी ही आसानी से खत्म कर देता है। हालांकि किंगविन समय रहते वहां से भाग गया था। अब हनली शवशन को दफनाकर उसे ग्रीट कर रहा था। वो कहता है कि तुम इस कल्टिवेशन की दुनिया में मेरे सबसे पहले दोस्त थे, मगर अफसोस हमारा साथ यही तक का था। आपके साथ साथ मेरी फैमिली का जो सीक्रेट था वो भी अब दफन हो चुका है। और फिर वो उसे अलविदा कहकर अपना सफर शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि डॉक्टर मो ने मुझे कल्टिवेशन की बात दिखाई और शवशन ने मुझे इस दुनिया की कड़वी हकीकत बताई। इमॉर्टल्स के लिए हम मोर्टल्स कोई मायने नहीं रखते, इसलिए मुझे कुछ भी करके खुद को स्ट्रांग बनाना ही होगा, तभी जाके
मैं इस बेरहम दुनिया में सरवाइव कर पाऊंगा। अच्छा हुआ मुझे एक मन से इमोर्टल टोकन मिल गया। इस टोकन के रहते अगर मेरी स्पिरिचुअल रूट्स कमजोर भी रही तो भी मैं येलो मेपल वैली में एंटर कर सकता हूं। जिसके बाद वो लंबा सफर तय करके फाइनली येलो मेपल वैली में पहुंच गया। वहां के एंट्रेंस पर एल्डर वो मौजूद थे तो हनली उन्हें अपना इमोर्टल टोकन शो करता है, जिसे देखकर वो कह रहे थे कि कलम्बा रसा हो गया, मैंने ऐसा टोकन नहीं देखा था। बच्चे तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास ये टोकन है। जिसके बाद उसे येलो मेपल वाले ले जाने लगते हैं। वो कह रहे थे कि शायद तुम्हारे एंसेस्टर का हमारे मेपल वैली से कोई खास कनेक्शन होगा, इसी वजह से तुम्हारे पास ही टोकन है। हनली देखता है कि वहां पर बहुत बड़ी फ्लाइंग कैरेज है, उसमें अभी अभी रिक्रूट के कुछ डिसाइल भी मौजूद थे तो हनली उन्हीं के साथ येलो एप्पल वाली की तरफ रवाना हो जाता है। वो आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि फाइनली वो एक प्रेस्टिजियस सिख का डिसाइल बन चुका था। अब एल्डर वो वहां से गुजरते हुए इन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। वो कहते हैं कि वो हमारे सिख लीडर का घर है, इसे मेन हॉल भी कहा जाता है, जल्द ही तुम सभी के उनसे मुलाकात होगी। साथ ही ये लोग देखते कि वहां पर कई सारे डिसाइल्स हवा में फ्लाई कर रहे हैं, जिन्हें देखकर हनली के साथ साथ ही सभी लोग हैरान थे। एल्डर वो बताते हैं कि हमारे येलो मेपल वैली के सभी डिसाइल्स को फ्लाइंग टूल मिल जाते हैं और अब मैं तुम्हें भी फ्लाइंग टूल्स दे दूंगा। जिसके बाद उन सभी को बेसिक लेसेस और बेसिक टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही उन्हें फ्लाइंग टूल और स्टोरेज बैग भी प्रोवाइड की थी जिसमें ये लोग अपना सारा कीमती सामान रख सकते हैं। जिसके बाद एल्डर उन्हें ट्रेनिंग हॉल दिखा देते हैं जहां से ये लोग कल्टिवेशन को और स्ट्रांग बना सकते थे। साथ ही उसके अपोजिट साइड में 100 अपॉर्चुनिटी हॉल था जहां से डिसाइल्स को टास्क दिए जाते हैं और अगर टास्क सही से कंप्लीट हो गया तो डिसाइल स्पिरिचुअल स्टोर्स भी अर्न कर सकते थे। जिसके बाद ये लोग सेक्ट में पहुंच गए। एल्डर वो सभी को अपना नाम रजिस्टर करने भेज देते हैं। हनली भी वहीं पर जा रहा था मगर वो उसे रोकते हुए कहती कि नहीं जाने दो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। देखो तुम्हारे पास इमोर्टल टोकन है और इसी वजह से तुम्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लिगर मिल जाएगा, लो इसे संभाल कर रखो। शुरुआत में कल्टिवेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तब ये तुम्हारे काम आएगा। ये एलिक्सर बहुत ज्यादा रेयर है तो लोग इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा। तो हनली उनका शुक्रिया अदा करके सेक्ट में एंटर करता है। वो कह रहा था कि डीपल्स को एक बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेरे तो स्पिरिचुअल रूट्स भी कमजोर हैं, जिस वजह से मुझे फाउंडेशन बनाने के लिए बस एक ही फाउंडेशन एलिक्सर काफी नहीं होगा, मुझे कुछ भी करके एलिक्सर को रिफाइन करना ही होगा। मेरे पास इस एलिक्सर को बनाने का फॉर्मूला तो मौजूद है मगर इसे रिफाइन करने के लिए मुझे ढेर सारे रेयर हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। और तभी वो एक नोटिस पढ़ता है जिसमें लिखा था कि एक डिसाइल के एजेंट जरूरत है, उस डिसाइल को हर्ब की फील्ड की देखभाल करनी है और बदले में उसे 10 स्पिरिचुअल स्टोन में लेंगे। ये देखकर हनली कहता है कि यहाँ पर तो मुझे रेयर हर्ब भी मिल सकते हैं और साथ ही एक सेकल डेड प्लेस है, वहां पर तो मैं बिना डिस्ट्रक्शन के कल्टिवेट भी कर सकता हूँ। अच्छा हुआ कि डॉक्टर मो ने मुझे मेडिसिन का नॉलेज दिया, अब वो मेरे आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगा। जिसके बाद हनली अजूर लीफ का यूज करके फ्लाई करने की प्रैक्टिस कर रहा था। शुरुआत में उसे इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी मगर वो जैसे तैसे मैनेज कर लेता है, लेकिन तभी एक ब्लेड फ्लाई करते हुए आके उसे हिट करती है जिससे हनली घायल होके नीचे गिर गया था। दरअसल ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि यनफिंग था। वो हनली से कहता है कि मैं तो तुम्हें देख के उब गया हूँ। जिस पर हनली कह रहा था कि सीनियर आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते, तो कहता है कि तुमने इमोर्टल टोकन देकर जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलिक्सर लिया है वो मुझे दे दो। वो क्या है ना, तुम्हारे जैसे 2 कोड़ी के इंसान के पास वो एलिक्सर शोभा नहीं देता। जिसके बाद वो अपनी विंडी ब्लेड से दोबारा से हनली पर अटैक कर देता है जिसे हनली ने बेंड होकर डॉज कर दिया था और अब उसने भी फायर बॉल से यूनफिंग पर अटैक कर दिया मगर वो हनली के अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसे पाम अटैक में दूर पटक देता है। नली को पता था कि वो इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता और तब तक यूनफंग उसे खत्म करने के लिए अपनी विंड ब्लेड को रिलीज करता है। हनली से अटैक से मारा भी जा सकता था मगर तभी एल्डर उस ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो यनफिंग पर चला रहे थे जिस पर वो कहता है कि एल्डर मसला हनली और मेरे दरमियान का है, इसलिए आप इसमें दखल ना दे। वो अब एक और बार हनली पर अटैक करने चला जाता है मगर एल्डर वो तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करके उसे दूर धकेल देते हैं। वही यनफिंग से कहते कि तुम गुस्ताख भी हो और वाया भी। तभी वहां पर एक और एल्डर की एंट्री होती है। वो कह रहा था कि नए डिसाइल्स तो ऐसे ही होते हैं, दरअसल इनका नाम था एल्डरिन और ये यनफिंग के मास्टर थे। वो कहते भाई तुमने मेरे डिसाइल को बुरी तरह से घायल किया है। जिस पर एल्डर वो बताते हैं कि आपके डिसाइल ने एक बेकसूर बच्चे पर हमला किया था, मैंने तो बस उसे उसकी सजा दी है, नहीं तो वो हनली को खत्म कर देता और मैं हनली के मार्शल अंकल के नाते होने नहीं दे सकता। जिस पर एल्डियन कह रहे थे कि हम दोनों भी कभी जवान हुआ करते थे, तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर कैसे पहुंचे, देखो हम बेरहम थे। इस कल्ट की दुनिया में पावर्स ही सब कुछ है और रही बात उस फाउंडेशन एलिजर की तो उसी के पास होना चाहिए जो बंदा उसके लायक हो। भाइयों आप तो
तो सीनियर हो, मेरे ख्याल से आपको ये चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए। जिस पर एल्डयू कह रहे थे कि मेरे लिए एलिक्सर से ज्यादा लोगों की जिंदगी मायने रखती है। भले ही मेरी पोजीशन आपकी जितनी बड़ी ना हो, मगर ये छोटे मोटे मैटर सुलझाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। हनली देखता है कि अब इन दोनों सीनियर्स में ही झगड़े लगने वाले हैं। लर्डरिन कह रहा था कि मेरे भाई, तुम अभी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मिडिल स्टेज पर हो। आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हारे लिए वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। तो क्या वाकई तुम इस बंदे के लिए मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? देखो, अगर ऐसा किया तो तुम बुरी तरह से घायल हो जाओगे, जिससे फिर लेवल अप करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल राह से एल्डयू को स्प्रे करने की कोशिश करता है। वो कह रहा था, डरो नहीं, मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा, मगर अब तुम मुझे इस मैटर को सॉल्व करने दो। वो कहते, नली, तुम्हारी कल्टिवेशन बेस बहुत वीक और लो है, इसीलिए इतना खास एलेजर कैरी करके तुम बस मुसीबतों को बुलाओ भेजोगे। आज इस एलेजर के लिए यूनफंग ने तुम पर हमला किया, कल ये काम कोई और भी कर सकता है। साथ ही तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तुम चाहे कितने भी एलिक्सर कंज्यूम क्यों ना करो, लेकिन तुम्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट को अचीव करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, तुम अपना एलिक्सर मेरे पास रख दो, मैं तुम्हारे लिए उसे सेफ रखूंगा। जिस पर हनली कह रहा था कि सीनियर, मुझे पता है कि मेरे रूट्स कमजोर हैं, मगर मैं कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं मेरा एलिक्सर आपके पास बिल्कुल नहीं रखूंगा। ये सुनकर एल्डरिन के तो खून में ही आग लग गई थी। वो कहते हैं कि तुम में हिम्मत भी है और तुम बहुत जिद्दी भी हो। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल स्टोन और हर्ब्स दे दूंगा और उसके बदले तुम मुझे वो एलिक्सर दो। देखो, इस ऑफर को ठुकराना मत, वरना अंजाम बुरा होगा। नली भी सोचता है कि अब तो मैं इसे मना नहीं कर सकता, वरना ये बंदा मुझ पर अटैक कर देगा, इसलिए हनली मान जाता है। अब एल्डर ने पैसों की पोटली हनली की तरफ फेंक दी थी और हनली ना चाहते हुए भी इलेक्शन उसे दे देता है। इन कह रहा था कि हनली, स्पिरिचुअल हब तुम्हें थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे और कल या से इसे एक लीडर से मिलने चले जाना। जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। यूनफिंग तो इस सब से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। नली सोचता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जिम्मेदार मेरी कमजोरी है, मगर एक दिन मैं जरूर इसका बदला लूंगा। वो देखता है कि एल्डयू भी मायूस होकर वहां से चले गए। जिसके बाद हनली जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंच जाता है। उसने जाते ही एलिक्सर पिल कंज्यूम कर ली ताकि उसकी इंजरी हील हो जाए और फिर अगले ही दिन वो एक कूल एंट्री मारते हुए सेक्ट में बाहर जाता है। दरअसल वो मेन हॉल में सेक लीडर से मिलने आया था। वो जाते ही उन्हें ग्रीट करता है। सेक लीडर उससे कह रहे थे कि कल जो कुछ भी हुआ उसकी खबर मुझे मिल चुकी है। हनली, तुम एक नए डिसाइल हो, तुमने मुसीबतों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अब तुम 100 अपॉर्चुनिटी हॉल चले जाओ, वहां पर तुम्हें नया टास्क दिया जाएगा और हाँ, कुछ दिनों तक तुम थोड़ा संभाल कर रहना। तो हनली उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहां से जाने लगता है। वो सोच रहा था कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है ये देखा नहीं जाता, बस इस सेक में पावर से मायने रखती है। और वैसे भी मैं एक मामूली सा डिसाइल हूँ, तो मेरे लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेगा। वहां से बाहर आते ही उसे एक बंदे की आवाज आती है। वली कोई और नहीं बल्कि वही यनफंग था। वो कहता है कि फाइनली वो एलिक्सर मुझे मिल ही गया, मैं तो बहुत खुश हूँ और साथ ही लकी भी जो मेरी तुमसे मुलाकात हुई। श्वार उससे कह रही थी कि आप यहाँ पर नए हो, मगर फिर भी आपने आते ही प्रॉब्लम्स खड़ी करना शुरू की है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी मास्टर आपसे नफरत करेंगे। जिस पर वो कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे किसी से कोई डर नहीं और वैसे भी मैं प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता था, मगर वो बदसूरत नली बार बार मेरे सामने आ जाता है। नली दूर से ही उनकी सारी बातें सुन रहा था। इधर यनफिंग को संभाल के रहने के लिए बता रही थी। जिस पर वो कहता है कि अरे तुम हो ना मेरे साथ, तुम तो रेड विस के लीडर की भतीजी हो, वो जरूर से तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और फिर तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लेना। दरअसल यनफिंग ने इस लड़की को अपने चक्कर में फंसाया था और ये बात हनली भी अच्छे से समझ गया। जिसके बाद वो सीधा हब के गार्डन में पहुंच जाता है। वहां के एल्डर से पूछ रहे थे कि मेरे गार्डन में पांव रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो नली उन्हें बताता है कि मुझे इस गार्डन को संभालने का टास्क मिला है, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। तो एल्डर कहते ठीक है अंदर आ जाओ। अब हनली उस फॉग वाले बैरियर को क्रॉस करके उस गार्डन में पहुंच गया था। वहां पर एल्डर माथे वो कहते पता नहीं ये वैली के लोग मेरे पास ही बेयों को बच्चे ही क्यों भेजते रहते हैं। तो हनली तुरंत ही उन्हें ग्रीट करके अपना नाम बताता है। मास्टर उसे पूछ रहे थे कि बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये जॉब कर सकते हो? तो हनली उन्हें बताता है कि मैंने बचपन से ही खेतों में काम किया है, मेरे फॉर्मर मास्टर एक डॉक्टर थे तो मैं गार्डन में उनकी मदद किया करता था। जिस पर एल्डर माँ कहती कि ठीक है चलो अब ये बताओ कि ये हर्ब्स कौन से किन से हैं। तो हनली उन्हें सारे हर्ब्स के नाम बता रहा था, साथ ही उनके यूजेस भी बताता है। तो मास्टर कहते हैं हाँ बस करो, अब ज्यादा शो ऑफ नहीं करना। मैं मान गया हूँ कि तुम्हें हर्ब्स की नॉलेज है, तुमसे पहले यहाँ एक लड़का काम करता था मगर उसने तो मेरे आधे गार्डन की वॉट लगा दी। बस तुम मुझे डिस्पे से कहता है मास्टर मेरा
यकीन कीजिए मैं आपको शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। तो मास्टर तुरंत ही उसे गार्डन का टोकन देते हुए कह रहे थे कि ये लो, अब इस गार्डन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, बस मेरे हब्स को मारना मत, समझ गए तुम। जिसके बाद मास्टर वहां से जाने लगते हैं। तभी हनली उनसे पूछता है कि मास्टर यहाँ पर चेल्स डेनी मशरूम और वायलेट मंकी फ्लावर कहाँ मिलेगा। ये सुनकर ही मास्टर समझ गए थे कि इस बंदे को फाउंडेशन एलिक्सर रिफाइन करना है। तो वो हनली को बताते हैं कि इस एलिक्सर को बनाने के लिए बस फॉर्मूला काफी नहीं होता, तुम्हें ये रेयर हर्ब मिलने चाहिए जो कि हमारे पास मौजूद नहीं। ग्रेट साउथ कॉन्टिनेंट में बस एक ही जगह है जहां पर ये हर्ब्स पाई जाती है और उस जगह को ब्लड फॉरबिडनल कहा जाता है। जिसके बाद हमें सीधे 3 सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है। हनली ने 9 सालों तक एल्डमा को गार्डन में मदद की और अब तो वो भी हनली को पसंद करने लग गए थे। साथ ही हनली ने एल्डबा से भी कई सारी बातें सीख ली। और रही बात एल्डयन की, तो उन्होंने अभी तक भी हनली को हर्ब्स नहीं दिए थे, मगर हनली को भी उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि वो उसके हिस्से के हर्ब्स वापस देंगे। इसी दरमियान हनली को एक से क्लूडेड केव मिली जो गार्डन से काफी ज्यादा नजदीक थी और इसी वजह से हनली ने वहीं पर ग्रीन बग का यूज करके हब्स उगाना शुरू किए और उन्हीं हब्स का यूज करके वो ची कंडेंसेशन की बिग स्टेज पर पहुंच गया। लेकिन और आगे जाने के लिए उसे फाउंडेशन बिल्डिंग की जरूरत थी जो कि उसके कमजोर रूट की वजह से आसान नहीं होगा। वो कहता है कि आगे जाने के लिए मुझे ढेर सारे लेसेस की जरूरत होगी। मेरे पास फॉर्मूला तो मौजूद है मगर उसमें से मेन इंग्रेडिएंट्स ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड पर मिलेंगे जो कि 60 सालों में बस एक बार ओपन होता है। और हाल ही में मुझे सीन जियांग के बारे में पता चला, उन्होंने पिछली बार हुई फॉरबिड ग्राउंड ट्रायल में ज्वाइन किया था, शायद वही मुझे उस एरिया के बारे में बता सकते हैं। इसलिए हनली सीनियर यंग से मिलने चला जाता है। वहां पर पहले एक डिसाइल आया हुआ था, उसे भी फॉरबिडन ग्राउंड के बारे में जानकारी चाहिए थी। तो सीनियर इन दोनों को बताते हैं कि इस ट्रायल में ज्वाइन करने के बाद तुम्हें लेक्सर पिल मिल जाएगी मगर इसके लिए तुम्हें जिंदा वापस आना होगा। और सीनियर के इसी कमेंट से हमें पता चलता है कि वो जगह कितनी ज्यादा भयानक होगी। वहां पर जंग नाम का बंदा था, वो कहता है कि पिछली बार जो ट्रायल हुई थी उसमें से बस 30 पर डिसाइल ही सरवाइव कर पाए, बाकी के सारे लोग मारे गए थे। अब हनली जियान को फॉरबिड ग्राउंड के बारे में पूछ रहा था तो जियान बताते हैं कि वो जगह पहला कभी एक स्पिरिचुअल एनर्जी का भंडार थी, वहां पर हर किस्म के स्पिरिचुअल हब उगा करते थे मगर फिर डिसाइल ने वहां के हब्स को कलेक्ट करना शुरू किया जिस वजह से वहां के सारे पौधे कम होते चले गए और फिर वहां पर हब्स के लिए फाइट होना शुरू हो गई। ये सिलसिला 100 सालों तक चलता गया। इंसानों की लालच ने उस पाक जमीन को नापाक कर दिया, वहां पर खून की नदियां बही, इसीलिए सातों से एक ने मिलकर एक प्लान बनाया। वहां पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया गया जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। वो फॉर्मेशन हर 60 सालों में एक बार ही ओपन होता है और इसमें बस ची कंडेंसेशन लेवल वाले बंदे ही एंटर कर सकते हैं। जंग कह रहा था कि सीनियर मैंने ये भी सुना है कि वहां पर डेमोनिक बीस्ट मौजूद है, जिस पर जियान कह रही थी कि स्पिरिचुअल हब जहां पर ग्रो करते हैं वहीं पर ये बीस्ट भी पाए जाते हैं, तो तुम्हें उनसे और साथ ही अपने फेलो डिसाइल से बच के रहना होगा। खैर बतो जानवर है ही मगर ये डिसाइल उनसे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर तुम्हें वहां पर सरवाइव करना है तो तुम्हारे पास चालाकी और हिम्मत होनी चाहिए। जिसके बाद कहानी फिर से 200 साल आगे चली जाती है। नली हमें बता रहा था कि मेरे पास हर्ब्स को पाने का यही आखिरी मौका था और अगर ये मेरे हाथ से चला जाता तो मुझे अगले 60 सालों तक इंतजार करना पड़ता, तो मैंने ये रिस्क उठाई। मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए 6 महीने का वक्त था ताकि मैं अपनी स्किल को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाऊँ। कहानी फिर से पास में चली जाती है। नली वैली के मार्केट में पहुंच गया था, उसने अपने फेस पर लगाया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। जिसके बाद वो एक ट्रेजर स्टोर में चला जाता है, वहां पर उसने अपना नाम लीफ बताया। वो कहता है कि मुझे स्पेशल मैजिक टूल खरीदने हैं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, बस अच्छे टूल की जरूरत है। ये सुनकर तो वो नर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। ओके तो बरखुरदार तुम एकदम सही जगह पर आए हो। जिसके बाद उसे गोल्ड बीटल स्वन ब्लेड दिखाता है, इसमें एक मेन ब्लेड और दूसरी छोटी 8 ब्लेड थी मगर हनली को ये ज्यादा पसंद नहीं आती। तो वो बंदा जिसका नाम वांग था वो हनली को दूसरे ट्रेजर दिखाना शुरू करता है जिसमें हैवी सर्ड और शील्ड थी, साथ ही थंडर बॉल भी था मगर हनली इनमें ज्यादा दिलचस्पी शो नहीं करता। तो बंदा फाइनली उसे गोल्डन लाइट ब्रिक ताली जमान दिखा देता है और ये हनली को काफी इंटरेस्टिंग लगा था। अब वो बंदा उसे ही बताता है कि ये बहुत ही खास पेज है। तो हनली कहता है ठीक है, इस हब को रख लो और इसके बदले में मुझे और टेली जवान दे दो। वो शॉपकीपर देखता है कि हनली ने दिया हुआ हब 1000 साल पुराना है। वो कह रहा था कि इतना खास हब मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन सिर्फ इतना सा हब उस ट्रेजर के लिए काफी नहीं होगा। तो हनली उसे ढेर सारे हब्स देकर वो सारे के सारे मैजिकल टूल खरीद लेता है। वो बंदा भी इससे बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब हनली सेक की तरफ वापस जाते हुए सोच रहा था कि इस तर्जुमा के साथ मैं ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड पर अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ। और तभी उसे किसी की आवाजें आने लगती है तो नली चुपके से उन लोगों की बातें सुनने लगता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि यनफिंग और चाओ शान थी। वो यनफिंग से
कह रही थी कि फॉरबिडन ग्राउंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो आप इतनी बड़ी रिस्क क्यों उठा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मेरे पीछे रेड विज का सपोर्ट है, इसलिए मुझे पता है कि मैं जल्दी फाउंडेशन बिल्डिंग पर पहुंच जाऊंगा। और तभी चाओ शान को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। दरअसल उस कमीने यनफिंग ने उसकी वाइफ में बेहोशी और लस की दवा मिला दी थी, जिससे चाओ शान बेहोश हो जाती है। वो कह रहा था कि देखो आज ना कल हमें ये सब करना ही था, फिर समय बर्बाद क्यों करने का, आज मैं तुम्हें एक अच्छा क्वालिटी टाइम दूंगा। साथ ही उसके पास मौजूद एलिक्सर पिल भी निकाल लेता है। अब वो उस पर जबरदस्ती करने वाला था कि तभी उसे फील होता है कि वहां पर कोई है जो उसे छुपके से देख रहा है, तो तुरंत ही अपने विंडी ब्लेड से उस पेड़ पर अटैक कर देता है। तो हनली तुरंत ही उसके सामने कूद गया था। कनफिन कहता है कि तुम कौन हो ये मुझे पता नहीं, इसलिए जल्दी से अपना उस स्टूपिड मास्क उतार दो। तो हनली अपने रियल फॉर्म में उसके सामने आ जाता है। यूनफिंग उसे देखकर कह रहा था, वाओ ये तो मेरी लकी नाइट है, मैंने बस तुम्हारा एलिक्जरी हासिल किया था, मगर आज तो तुम्हारे जैसे कीड़े को मसलने का मौका मुझे मिल चुका है। जिसके बाद वो अपना एक फ्लैग बाहर निकालकर ड्रैगन को समन करता है। ये ब्लू ड्रैगन फ्लैग हनली पर अटैक करने जा रहा था, तो हनली भी अपनी गोल्ड बीटल ब्लेड से उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है, मगर उसकी ये मूव फेल हो गई थी। अब वो ड्रैगन हनली के पीछे लग गया था, जिसे हनली फायर बॉल से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तब तक यनफिंग ने दूसरा ड्रैगन उस पर छोड़ दिया। वो ड्रैगन हनली को अपनी पूंछ में जकड़ लेता है, मगर उसी वक्त हनली की गोल्डन ब्लेड सीधे उस ड्रैगन के सिर में घुसकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर यनफिंगर तो ड्रैगन भेज देता है, जिसे हनली ने डार्क आयरन शील्ड से डिस्ट्रॉय कर दिया। तब यनसिन फ्लैग की मदद से खुद ही उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर हनली उसके हर एक अटैक से बचते हुए गोल्ड रेड से उसका मुकाबला कर रहा था। हमें इन दोनों के दरमियान बहुत ही इंटेंस फाइट देखने को मिलती है। इस फाइट में हनली ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और फाइनली वो यूनफिंग में अपनी गोल्ड ब्लेड घुसाकर और उसे खत्म कर देता है। नली ने पास में हुई सारी जलीले का बदला ले लिया था, साथ ही उसकी स्टोरेज बैग भी छीन लेता है, जिसमें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलिक्सर पिल थी। वो कहता है कि ये पिल मेरी थी और आज वापस से मेरे पास ही आ चुकी है, मगर हनली उसकी बाकी के ट्रेजर को नहीं लेता, क्योंकि उस ट्रेजर को ट्रैक किया जा सकता था। जिसके बाद वो यफ की बॉडी को आग लगाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर तभी चाओ शिया ने उसे पीछे से ही पकड़ लिया था। वो एकदम नशे में थी और हनली अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर चाव सियान उसे जबरदस्ती किस करती है। हनली को भी अब ये सब अच्छा लग रहा था, मगर थोड़ी देर में वो होश में आ जाता है। उसने तुरंत ही चाओ सियान को दूर धकेल के उस पर अटैक कर दिया, क्योंकि औरतों के चक्कर बहुत बुरे होते हैं। ये बात नली को पता थी। वो उसे बताता है कि यनसिन बहुत कमीना इंसान था, खैर मैंने समय रहते तुम्हें बचा लिया। जिसके बाद उसे एक एक बड़ी फ्री पिल खिला देता है ताकि वो आज रात क्या हुआ था वो सब भूल जाए। जिसके बाद हनली घर वापस आकर टेलिस्मैन को ड्रॉ कर रहा था। वो कहता है कि मैंने यनफिन को तो रास्ते से हटा दिया, अब मेरा अगला टारगेट है ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड। मेरे पास जो मैजिकल टूल है वो नॉर्मल बैटल्स के लिए काफी है, मगर बात की जाए एक पावरफुल दुश्मन की तो तब मुझे टेलिस्मन और थंडर बॉल की जरूरत पड़ेगी। और तभी वहां पर एल्डमा आ गए थे, इसलिए हनली अपनी मैजिकल टूल तुरंत ही छुपा देता है। वो कह रही थे कि तुम जल्दी फॉरबिडन ग्राउंड की ट्रायल देने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। जिसके बाद वो एक एलिक्सर की बोतल हनली को थमा देते हैं। हनली उसे लेने से मना कर रहा था। वो कहता एल्ड मेरे से ज्यादा आपको एलिक्सर की जरूरत है, लेकिन एल्डमा उसकी एक नहीं सुनते। उन्होंने जबरदस्ती वो एलिक्सर हनली को दे दिया। तो हनली उनसे वादा करता है कि वो फ्यूचर में उनका ही फेवर जरूर लौटा आएगा। अब एल्ड जाते हुए उससे कह रहे थे कि प्लीज जिंदा वापस आ जाना, अभी भी गार्डन्स को संभालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। दरअसल वो हनली के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे, बस उनका केयर करने का तरीका थोड़ा सा अजीब था। फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन फॉरबिडन ग्राउंड की ट्रायल होने वाली थी। वहां पर एल्डली हुआ अपने पावरफुल पेट यानी कि सिल्वर पाइथन को समन कर लेते हैं और फिर ये सभी डिसाइल उसी पर सवार होकर ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। एल्डली हुआ रास्ते में सभी को बता रहे थे कि उस ग्राउंड पर ढेर सारे डेमोनिक बीस्ट है, तो अपने ट्रैक्शन टूल को संभाल कर रखना, इसी की मदद से मैं तुम्हें लोकेट कर पाऊंगा। साथ ही तुम्हारे पास जो मैप है उसे भी संभाल कर रखना, अगर वो गुम हो गया और तुम भटक गए तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है। इधर हनली उस मैप को गौर से ही देख रहा था। वहां पर कुछ ऐसी जगहें थी जिसमें सबसे रेयर और स्पेशल हब्स उगा करती थी। एल्डर बताते हैं कि इन्हें हब्स को रिफाइन करके तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलेजा बना सकते हो, मगर ये जगह सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर डेमोनिक बीस्ट मौजूद है और साथ ही ढेर सारा फॉग भी, मगर तीसरे दिन सन और मून भीड़ वहां मौजूद फॉग को हटा देगी, तब तुम लोग आसानी से हब्स को कलेक्ट कर सकते हो। बस याद रहे कि कॉन्टिनेंट 5 दिनों तक ओपन रहेगा। 5वें दिन 5 बार बेल बजाई जाएगी और फिर तुरंत ही वो एरिया बंद हो जाएगा। अगर गलती से तुम वहीं पर रह गए तो डरना मत, क्योंकि मैं अगले 60 सालों के बाद वहां पर एक चक्कर लगाने आ ही जाऊंगा। तब तक शायद तुम्हारी हड्डियां भी मुझे ना मिले, इसलिए वहां पर थोड़ा संभाल के रहो। जिसके बाद ये लोग रेगिस्तानी एरिया
में पहुंच गए थे। यहाँ पर क्लियर वर्ड से एक एल्डर भी अपने डिसाइल को लेकर आ चुके थे। इस एल्डर का नाम था फुयोजी और लिहुआ से कह रहे थे कि 60 सालों पहले हमने शर्त लगाई थी और तुम उसमें आयरन एंड्स हार गए। वाकई इन 60 सालों में सेंस मेरे बहुत काम आया है, तो चलो इस बार भी हम बेट लगाएंगे। जिस पर लिहुआ कहते हैं कि बेट को तो भूल ही जाओ, मैं दोबारा से वो गलती नहीं करूंगा। उस आयरन सेंस को रिफाइन करने में मुझे डिकेड्स लग गए थे, अब मैं दोबारा से अपना कोई ट्रेजर दाव पर नहीं लगाऊंगा। जिस पर फुयंज कहते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने रेज दादे बन गए हो कि ब्लड ऑफ ड्रैगन कोर को भी मना करो। और ये सुनकर लिहुआ हैरान थे। फुयंज से कहते कि अगर ये कोल तुम्हारे पाइथन को खिला दो तो वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लास्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा। और फिर क्या लालच में आकर लिहुआ शर्त लगाने के लिए तैयार हो गए। तो शर्त ऐसी थी कि इन दोनों ग्रुप्स में जो भी ग्रुप ज्यादा हब लाएगा वही इस बेट का विनर होगा, और अगर गलती से भी ये दोनों ग्रुप सेम अमाउंट में ही हब लेके आए तो फिर जीत का फैसला कितने लोग जिंदा वापस आए इस पर किया जाएगा। इन दोनों की बातें सुनकर डिसाइल सोचते हैं कि इधर हमारी जान पर बनी है और ये दोनों लोग बेटिंग कर रहे हैं। तभी लिहुआ इन लोगों से कह रहे थे कि तुम्हें तो लग रहा होगा कि मैं बहुत ही जालिम बंदा हूं जो तुम्हारी जिंदगियों पर दाव खेल रहा, मगर कल टीवी की दुनिया ऐसी ही है। लो रैंकिंग वाले डिसाइल कभी भी मारे जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके इस ट्रायल को सरवाइव करना होगा। चलो आज की रात तुम यहीं पर आराम करो, कल से ट्रायल शुरू होगी। और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आए हो तो प्लीज इसे लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।